हेलो। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे ही हो गए सब ना? देखो, आप लोगों ने कॉपियां देखी जो भी आई है 2021 वाली, है ना? देखो, उन सब चीजों में आप थोड़ा थोड़ा नोट करना कि एग्जामिनर के माइंड को पकड़ने की कोशिश करो कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे नंबर दे रहा है ना। और देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। 1 से 20 तक जो जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं इसीलिए कहता हूँ कि इस ग्रामर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 1 से 20 तक 10 क्वेश्चन ग्रामर के, 10 क्वेश्चन वोकैब के। आप मेरी बात मानना, उसमें एक नंबर भी मत कटने देना खुद का, है ना? और कटेगा भी नहीं। अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे ना, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा उसमें से, क्योंकि देखो, वो 1 से 20 तक के क्वेश्चन में क्या है ना, ऑब्जेक्टिविटी है। और उसके बाद जो क्वेश्चन है ना, 21 से लेकर 34 तक, उनमें सब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने साइनो एंटो उसका आंसर सही दिया है ना, तो एग्जामिनर को एक नंबर पूरा देना पड़ेगा। अगर आपने वन वर्ड सही लिखा है तो एग्जामिनर को एक नंबर पूरा देना पड़ेगा। अगर आपने एरर का क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है, सही एरर निकाली है, तो आपको एग्जामिनर को एक नंबर देना पड़ेगा, है ना? लेकिन आपने पैसेज कितना भी अच्छा लिखा है ना, हो सकता है एग्जामिनर को ना अच्छा लगा हो, वो आपको एक नंबर दे देगा, वो आपको जीरो भी दे देगा। इस बार कुछ कॉपियां जिनको जीरो नंबर भी दे दिया, है ना, दो दे देगा, ढाई दे देगा, 1.5 नंबर दे देगा। तो वो उस पर डिपेंड करता है वो कितना दे। उसकी मर्जी है, उसको अच्छा लगा, उसका मूड अच्छा है, ज्यादा दे दी, मूड खराब है, कम दे दी, है ना? लेकिन 1 से 20 तक ना, वहां आप पूरे नंबर लेने की कोशिश करना, और बहुत आसान है। मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। 1000 वोकैब है जो आप ठीक से याद कर लो ना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कितनी छोटी छोटी चीजें, कंफ्यूजिंग वर्ड है, मैं कह रहा हूँ मुश्किल से 100 150 कंफ्यूजिंग वर्ड है जो आप याद कर लो, उसी में से आना है। और बची ये बात रही ग्रामर की ना, ये जो ग्रामर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, आपका कुछ नहीं बचेगा। इसको थोड़ा सा ठीक पढ़ के जाना। इवन मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने अभी तक जितना पढ़ा है ना, आपने अभी तक के वीडियो भी अगर बहुत अच्छे से देखे होंगे ना, आपके नंबर बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब तक मैंने एक्टिव पैसिव और टेंस पढ़ा है। और आप बहुत सारी गलतियां करते हो इन दो टॉपिक में, है ना? आप क्या करते हो, जब पैसेज लिखते हो ना, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नहीं पता होता है। आगे आई लिख रहे हो, पीछे हैज लिख देते हो, है ना? सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, और उसके साथ वर्ब लगा देते हो सिंगुलर। एग्जामिनर उन चीजों के नंबर काटता है, आपको पता नहीं चलता है बिल्कुल भी ना, वो उन चीजों को बहुत गौर से देखता है, और उसको बहुत खराब भी लगता है सब। तो जो अब तक पढ़ा है ना, उतनी उतने सी वीडियो को देख के भी आप बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट कर सकते हो खुद के अंदर, है ना? आप कभी कुछ भी लिख के दिखाना, मैं उसमें दिखाऊंगा, आपकी मोस्टली गलतियां इतनी सी ही होती है, जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है ना, इतने से पार्ट में ही आप गलती करते हो। उसके बाद आर्टिकल वार्टिकल की एरर कोई बहुत ज्यादा बड़ी एरर नहीं होती है उसमें, वो मतलब थोड़ा लिबरल भी चलता है कि कोई बात नहीं, पैसेज वैसेज के अंदर एलिब्रेशन में वो इतना नहीं गौर करेगा, है ना? लेकिन इस इन चीजों पे वो बहुत गौर करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, लेकिन वर्ब आपने लिख दी प्लूरल, है ना? सेंटेंस आपका पेसिव का है, लेकिन आपने थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म ना लिख के कौन सी लिख दी, सेकंड फॉर्म लिख दी, फर्स्ट फॉर्म लिख दी, है ना? कहीं बी नहीं लगाया। इतनी छोटी छोटी चीजों पे ही वो ध्यान देता है, उसी के अकॉर्डिंग वो नंबर देता है आपके ना। तो देखो, ग्रामर पोर्शन को अच्छा करो, वोकैब को अच्छा करो। 1 से 20 में अगर आपने नंबर नहीं कटने दिए ना खुद के, उसपे बहुत खतरनाक इंप्रेशन पड़ेगा कि यार बच्चे को अच्छा आता है। उसके बाद के जो क्वेश्चन है ना, जहां उसको 4 नंबर देने होंगे ना, वहां आपको 6 नंबर देके जाएगा वो, है ना? और थोड़ा थोड़ा करते करते आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने खूब सारी कॉपियां देखी है। एग्जामिनर, मैं नहीं कह रहा कि वो बहुत स्ट्रिक्ट रहा है, वो मतलब है, लिबरल है, वो ठीक कॉपियां चेक की है, वो ठीक नंबर भी दिए बच्चों को। बहुत सारे बच्चों के मैं देखा है, लेटर के फॉर्मेट गलत थे, उसके बावजूद उनको 4 नंबर दिए हैं एग्जामिनर ने, कि चलो ठीक है। अब सोचो, अगर आप वहां फॉर्मेट को सही लिख दो तो कितने नंबर देगा आपको? उनका कंटेंट अच्छा नहीं है लेटर का, बट आपका, सॉरी क्या, कंटेंट अच्छा लिखा है बट फॉर्मेट गलत है ना? तो नंबर काट लेगा। अगर आपका फॉर्मेट बिल्कुल सही है और कंटेंट थोड़ा बहुत हल्का भी है ना, तो भी आपको बहुत ज्यादा नंबर देगा वो, है ना? तो आप छोटी छोटी चीजों पे फोकस करो, बहुत बड़ी चीजें पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी, लेटर का फॉर्मेट, ट्रेसी का फॉर्मेट, पैसेज को शुरू कैसे करना है, एलिबरेशन को शुरू कैसे करना है, खत्म कैसे करना है, ग्रामर है, छोटे छोटे 6 टॉपिक है आपके सिलेबस में ना, बिल्कुल इनको स्ट्रॉन्ग करके जाओ, देखना आपके खूब नंबर आएंगे, है ना? बिल्कुल नंबर नहीं कटने देने अपने को कहीं भी। और देखो, जितनी भी कॉपियां आई हैं, आप सभी लोग भी उन कॉपियों को देखना, और थोड़ा सा सोचना कि कहाँ क्या हो सकता है, कैसे नंबर दिए हैं, थोड़ा एग्जामिनर के माइंड को रीड करने की कोशिश करना, है ना? अब देखो, आगे चलते हैं ना। कल मैंने आपको इतने पैसे पढ़ाया था, आप लोगों ने पढ़ा, और देखो आप लोगों ने खूब सारे डाउट पूछ रखे हैं ना। ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग डाउट पूछा करो। आप डाउट पूछते हो तो सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि आप कुछ लिखते हो इंग्लिश के अंदर ना, कि सर ये कैसे, आप सेंटेंस लिखते हो, आपके डाउट आते हैं, है ना? मैं यही चाहता हूँ कि आपके, आप कुछ मतलब अच्छा पढ़ाऊँ आपको, आपके डाउट भी आए, आप मेरे से कुछ पूछो भी। अगर मैं आपको कुछ ढंग की चीज बताऊंगा ही नहीं ना, तो आपके दिमाग में डाउट आएंगे कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था ना कि
सिंपल टेंस के साथ फोर और सीन्स का यूज करते हैं ना, तो बच्चों के मन में डाउट आए, उन्होंने पूछे कि ऐसा क्यों, ये क्यों, इस सेंटेंस में ऐसा क्यों, वो मैं सब बताऊंगा आपको। और मैंने वो हेर और देर वाले में बताया था कि कब वर्ब आगे आएगी, कब वर्ब पीछे आएगी, है ना, तो उसके भी बहुत सारे बच्चों ने डाउट पूछे। तो अरे बहुत अच्छी बात है, आप लोग, इसका मतलब बस इतना सा है कि आप लोग सीरियसली उन वीडियो को देख रहे हो ना, पूरा देख रहे हो, क्योंकि ये देखो कोई कॉमेडी शो नहीं है कि कहीं से भी शुरू कर लिया कहीं भी खत्म करके चले गए। शुरू से देखा करो, लास्ट तक देखा करो, है ना। तो बहुत अच्छी बात है यार, डाउट तुम लेके आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखो ये छोटी छोटी चीजें क्या, आज अपना लेक्चर नंबर तो है 6। अरे थोड़ा सा, क्योंकि पीडीएफ आपको एक साथ ही देंगे ना, तो चेंज नहीं किया। लेक्चर नंबर है 6, है ना। एग्जाम पैटर्न हमने देखा था, थोड़े बहुत कॉमन रूल देखे, एक्टिव पैसिव टेंस का देखा। अब आगे काम करेंगे, है ना। और ये अपना चैनल है कनेक्ट सिविल्स का, है ना। आप इसको ज्वाइन कर लो कनेक्ट सिविल्स को। और देखो हमेशा की तरह क्या छोटी छोटी आप लोगों के लिए एक फ्यू रिक्वेस्ट है ना, थोड़ी सी आप लोगों से क्या हमारी रिक्वेस्ट है, क्या आप एक पेन और कॉपी लेके बैठना, इसके क्या फायदे होंगे मैंने आपको बहुत बार बताया है ना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्यों, क्योंकि आपको पीडीएफ वहीं मिलेगी। और देखो कमेंट जरूर किया करो, जरूर कमेंट किया करो, बहुत कुछ सीखोगे आप इन कमेंट से, देखना बहुत सीखते जाओगे। कमेंट जरूर किया करो। देखो अल्टीमेटली चीजों को खूब रट के अपने दिमाग में डाल लेना है, और ये रटना कैसे भी मैं लास्ट में बताऊंगा, देखना बहुत सिंपली रटा जाएगा आपसे, कोई मुश्किल नहीं इंग्लिश को रटना, और खूब प्रैक्टिस किया करो ना। आगे चलते हैं। देखो अब ये टेस्ट सीरीज तो फुल हो गई, तो अब जिन्होंने ले ली वो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, पीडीएफ वीडीएफ तो कहीं कहीं मिल ही जाएगी आप लोगों को वैसे। अब आगे चलते हैं। अब देखो आगे चलते हैं, और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो बच्चों ने डाउट कमेंट कर रखे थे ना, उनको देखते हैं सबसे पहले क्या क्या डाउट है, देखो बच्चों के ना, क्योंकि उसका देखो जिसने कमेंट किया उसको तो फायदा हुआ ही होगा, बाकी जो बच्चे हैं उनको भी बहुत फायदा होगा। अब देखो पहला ही पहला डाउट क्या है, डू यू टेक योर एग्जाम ऑन टाइम की जगह क्या लिखा है, डू यू राइट योर एग्जाम ऑन टाइम, नहीं हो सकता क्या सर, है ना। बिल्कुल हो सकता है, आप डू यू टेक की जगह राइट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी भी आप गिव एग्जाम मत लिखना, क्योंकि हिंदी में हम क्या बोलते हैं, एग्जाम देना, और हम उसकी इंग्लिश क्या कर देते हैं, गिव एग्जाम, वो गलत है बस, है ना। एक एग्जाम सही है, राइट एग्जाम सही है। और आपको बताऊं, आई विल सिट, है ना, एग्जाम में बैठूंगा, आई विल सिट इन द एग्जाम, ये भी सही है ना। आप राइट लिखो, सिट लिखो, टेक लिखो, सही है, बट कभी भी गिव एग्जाम मत लिखना। गिव एग्जाम किसके लिए होता है, टीचर के लिए होता है, ठीक है। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो ऐसा कि डू यू राइट योर एग्जाम ऑन टाइम, है ना। ठीक है। अगला देखो, अगला क्या लिखा है, नेक्स्ट वाला, काशिफ खान ने क्या लिखा है, देखो काशिफ, ऐसा कैसे हो सकता है यार भाई। देखो इन्होंने क्या लिखा है, एक होगा विल शैल, ठीक है। हम्म? मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी सेंटेंस अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं ना। ठीक है, विल शैल, फिर लिख दिया सब्जेक्ट। फिर काशिफ ने क्या बोला कि सर हैव के बाद नोट लिख दें, तो नहीं। नोट जो होता है ना, एनओटी नोट, इसको कहाँ लिखा जाता है, इसको अगर बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब है ना, जैसे विल बी है, हैव बी है, बी बी है, बीन बी है, तो इसको हमेशा पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है इसको, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है। जैसे कभी ऐसे हेल्पिंग वर्ब वो विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब है, तीन हेल्पिंग वर्ब है ना, विल भी है, हैव भी है, बीन भी है। और मान लो इसके बाद कोई वर्ब लिखी हो, जैसे स्टडीड, है ना, मान लो कुछ भी, तो तीन हेल्पिंग वर्ब है। अब जो नोट होता है ना, उसकी पोजीशन क्या होती है, उसकी पोजीशन होती है जस्ट पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि नोट आपको लिखना है तो कहां लिखना पड़ेगा, इस विल के बाद, ना कि हैव के बाद, है ना। अगर ये विल ना होता यहाँ, अगर ये विल होता ही ना, तो फिर कहां लिखते, हैव के बाद लिखते, क्योंकि फिर हैव पहली हो जाती। बस इतना सा कहने का मतलब है कि जो सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब होगी ना, नोट उसके बाद आएगा हमेशा, ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। देखो क्या लिखा है फिर आपने, विल शैल आपने लिख दिया, फिर लिखा सब्जेक्ट, अब देखो पहली हेल्पिंग वर्ब लिख दी ना। अब हैव पहले नहीं लिखना है, अब पहले नोट लिखना है, फिर हैव लिखना है, ठीक है। दो डाउट क्लियर हो गए आप लोगों के। तीसरा देखो, आवर इंग्लिश टीचर हैज बीन absenting himself for more than a month। सर इस सेंटेंस में एब्सेंटिंग की जगह एब्सेंट नहीं आएगा क्या, क्योंकि एब्सेंट तो एडजेक्टिव है ना, या फिर हिमसेल्फ की वजह से एब्सेंटिंग आया है। देखो बेटा मैं आपको बात बताता हूँ, आप इस बात की चिंता मत करो बिल्कुल, है ना। मतलब बहुत ही, मैं आपको पक्का कह रहा हूँ, कोई रेयर चांस ही होगा कोई छोटी मोटी अगर मतलब एरर हो जाए तो, वरना मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, मैं कोई भी सेंटेंस किसी भी प्रकार से कोई भी चीज गलत नहीं लिखता हूँ, है ना। बहुत सही सोच समझ के ही लिखता हूँ, है ना। तो आप उस बात की चिंता मत करना कि मैंने कुछ गलत लिखा होगा ना। अब देखो बात क्या है, एब्सेंट, है ना। देखो ये एब्सेंट एक एडजेक्टिव होता है, और आप क्या करना है, डिक्शनरी में एब्सेंट को सर्च करना। एब्सेंट वर्ब भी होता है बेटा, है ना। एब्सेंट क्या होता है, एब्सेंट वर्ब भी होता है, और वर्ब के साथ तो आईएनजी लग सकता है, तो इसीलिए उसको एब्सेंटिंग लिखा है मैंने, है ना।
तो ऐसा नहीं है कि एब्सेंट सिर्फ एडजेक्टिव होता है, नहीं, एब्सेंट वर्ब भी होता है और वर्ब होता है तो आईएनजी भी लिखा जा सकता है। तो हैज बीन एब्सेंटिंग बिल्कुल सही था, ठीक है। डिक्शनरी में आप देखना आपको मिलेगा, है ना। किसी भी वर्ड को अच्छे से देखा करो कि एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है और क्या क्या रोल है इसके ना। तो एब्सेंट क्या होता है, एब्सेंट एक वर्ब भी होती है, एक एडजेक्टिव भी होता है। तो यहाँ पे एब्सेंट लिखा है क्या, एक वर्ब है, ठीक है। आगे चलो देखो, अब क्या लिखा है, सर थैंक यू सो मच वैल्यूएबल क्लासेस। सर एक कंफ्यूजन है क्या, आपने पिछले वीडियो में बताया कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल लगता है। अब ये सेंटेंसेस देखिए, देयर इज ए राम एट द डोर। अच्छा, इसका पूछने का क्या बच्चा क्या कहना चाह रहा है ये, कि सर ए राम भी लिख सकते हैं और सिर्फ राम भी लिख सकते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे आर्टिकल लगता है ना, बट ये कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं ना, कुछ कुछ चीजें और भी होती है। हम एक बात मैंने आपको बताई कि लगता है, अब आप थोड़ा और डीप जाओगे तो और चीजें आपको सिखाई जाएगी। देखो जैसे होता है MAP, जैसे छोटे क्लासों में पढ़ाया जाता है ना, फिर आप 12th में आओगे तो और डीप जाते हैं ना अपनी चीजों के अंदर, तो आपको और चीजें बहुत सारी पता चलती है। वैसे देखो MAP होता है, एक होता है मैप, इसको याद रखना क्या होता है, मैप, MAP मैप। मैप का मतलब क्या होता है, नक्शा कोई ना, उसी से याद रखो MAP मैप। अब जब कभी भी आपके सामने मैप वर्ड आए ना, तो मैप का मतलब नक्शा तो होता ही होता है, साथ में क्या याद रखना है, M का मतलब मेटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। ए का मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, यानी कि भाववाचक संज्ञा। और पी का मतलब प्रॉपर नाउन, है ना, प्रॉपर नाउन। ये तीन ऐसी नाउन होती है मैप, जिनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है ना। जैसे देखो मेटेरियल क्या होगा, गोल्ड। अब ए गोल्ड नहीं हो सकता है कभी भी, ए आयरन नहीं हो सकता है, एन आयरन नहीं हो सकता है ना, समझे आप लोग। ए कॉपर नहीं हो सकता है कभी भी। अब देखो वैसे एब्स्ट्रैक्ट, ए ऑनेस्टी नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है ना ऐसा। और वैसे ही देखो प्रॉपर नाउन होता है, ए राम नहीं होता है कभी भी, ए राम एक राम के लिए कभी भी यूज नहीं होता है। अब आपको बताता हूँ, देखो जो आपने लिखा है वो क्या चीजें हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है ना, वो देखो। अब आपने क्या लिखा, एक में तो लिखा ए राम। देखो वैसे ए लगने से किसी भी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक। ए बुक का मतलब एक किताब, लेकिन यहाँ जो ए लिखा है ना, ए राम, इसका मतलब एक राम नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई राम। यानी कि यहाँ जो ए लिखा है ना, एज ए आर्टिकल लिखा गया है ना, इसका मीनिंग कुछ और है। इसका मीनिंग क्या है, कोई राम। ए बुक का मतलब एक किताब, लेकिन ए राम का मतलब एक राम नहीं, क्या, कोई राम। यानी कि जब आप प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल ए लगाओगे, उसका मतलब कोई होता है ना, कोई, उसका मीनिंग बदल जाता है बस। और सिंपल राम लिखा है तो वो तो राम है ना। तो समझ गया, देयर इज ए मिस्टर राम एट द डोर, यानी कहने का मतलब क्या, कोई राम नाम का व्यक्ति है, वो आपके दरवाजे पर आया या फिर आपसे मिलने आया है। जैसे मान लो आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आए, आप बाहर जाओ, आप नाम पूछो कि क्या नाम है अंकल आपका, तो वो बोले कि मेरा नाम राम है। फिर आप अपने पापा को आवाज लगाओ कि पापा कोई राम नाम के अंकल आपसे मिलने आए हैं, है ना, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ए राम। समझ गए। और ये सिंपल राम तो आपको पता ही, मिस्टर राम, है ना, एक मिस्टर राम आए आपसे मिलने, हो गए। अगला देखो, अगला डाउट है काशिफ का, क्या कह रहा है काशिफ, टुमारो लगने से तो ये होगा कि आई विल अरेंज दी ऑल नेसेसरी मटेरियल्स फॉर द एग्जाम। हाँ तो यही तो होता है ना, टुमारो लगने से क्या होगा, टुमारो लगने से यही होगा कि फ्यूचर लिखना पड़ेगा हमें, आई विल अरेंज। बट वहां आप ऑप्शन देखना, वहां आई विल अरेंज ऑप्शन था नहीं, तो फिर मैंने क्या लगाया, आई विल बी अरेंजिंग, वो भी तो फ्यूचर ही है ना। तो कुछ भी लगाओ, आई विल अरेंज लिखो, आई विल बी अरेंजिंग लिखो, अगर आई ज्यादा सही तो आई विल अरेंज ही, अगर ये होता तो, है ना। बट अगर आई विल अरेंज नहीं है तो ऑप्शन में क्या लिखा था, आई विल बी अरेंजिंग, तो वो सही है ना, क्योंकि आगे तो टुमारो लिखा है। टुमारो के अकॉर्डिंग हम आई हैड अरेंज तो नहीं कर सकते, आई हैव अरेंज तो नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा, आई विल बी अरेंजिंग या फिर आई विल अरेंज, ठीक है। कोई बात नहीं, देखो ये लैंग्वेज है, ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ये बहुत रिजिड नहीं होती है कि ऐसा करना ही पड़ेगा अपने को, ये बहुत फ्लेक्सिबल चीज है ना। आप छोटा मोटा चेंज भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गए थे डाउट क्लियर, अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो इस बच्चे का डाउट, इसने क्या पूछा है, सर एक कंफ्यूजन है क्या, सिंस और फोर को लेकर, सिंस और फोर का यूज परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, यहां तक तो क्लियर है, ठीक है, बट सिंपल टेंस में किस फॉर्म में हो रहा है, क्योंकि परफेक्ट में इससे टाइम के पहले से के मीनिंग में यूज करते हैं, बट सिंपल में अगर सेम मीनिंग होगा तो डिफरेंस क्या हो रहेगा।
जहां तक मुझे समझ में आया है कि सिंपल में इसे प्रीपोजिशन या कंजक्शन की फॉर्म के मीनिंग के लिए यूज करते हैं। देखो, चाहे सिंपल हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, होता तो ये सभी जगह ही कंजक्शन और प्रीपोजिशन के रूप में ही है यूज तो। जो सिंस और फॉर का यूज होता है वो होता तो सभी जगह ही कंजक्शन प्रीपोजिशन के रूप में ही है। वो चाहे कोई सा भी टेंस हो, वो परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सिंपल हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं आपको सिर्फ क्या सिखाना चाहता था, मैं ये सिखाना चाहता था कि फॉर का जो यूज होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, उसका यूज सिंपल टेंस में भी होता है ना। लेकिन सिंपल टेंस के साथ आप यूज करोगे तो उस टेंस का, उस बात का मीनिंग कुछ और होगा। देखो अब, अच्छा, इस बच्चे ने जो लिखा है, क्या लिखा है? दी वर्कर्स वर्क फॉर 8 आवर्स, है ना। और परफेक्ट में क्या लिखेंगे? द वर्कर्स हैव बीन वर्किंग फॉर 8 आवर्स। वर्कर्स हैव बीन वर्किंग फॉर 8 आवर्स का मतलब होता है कि वर्कर 8 घंटे से काम कर रहे हैं, 8 घंटे हो चुके हैं, काम आगे भी जारी है। और वर्कर्स वर्क फॉर 8 आवर्स का मतलब है 8 घंटे तक काम करते हैं, 8 घंटे जैसे ही पूरे हो जाते हैं वो वहां से चले जाते हैं, है ना। अब देखो, मेरा कहने का मतलब इतना सा था सिर्फ कि अगर आप फॉर का यूज सिंपल टेंस में करोगे तो उस समय के बाद वो काम खत्म हो जाए। आई एम अवेलेबल हेयर फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे के लिए अवेलेबल हूँ, 2 घंटे बाद काम खत्म, मैं चला जाऊंगा, मैं आपको नहीं मिलूंगा, है ना। वैसे ही देखो, ये दी वर्कर्स वर्क फॉर 8 आवर्स, ये सही सेंटेंस लिखा है। अब देखो इसका 2 नंबर सेंटेंस क्या लिखा है? दी वर्कर्स वर्क टिल 8 आवर्स। टिल 8 आवर्स नहीं हो सकता है कभी भी, ये गलत सेंटेंस लिख दिया आपने। टिल 8 PM लिख सकते हो, 8 बजे तक, टिल 8 PM लिख सकते हो, है ना। टिल 8 आवर्स नहीं लिख सकते हो कभी भी, टिल 8 PM, 8 बजे तक वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखो, द वर्कर्स वर्क 8 आवर्स। देखो ऐसा बोल देते हैं द वर्कर्स वर्क 8 आवर्स, बट होना क्या चाहिए, इस वर्ब को इस नाउन के साथ जोड़ने के लिए बीच में प्रीपोजिशन का यूज होना चाहिए, है ना। वो क्या होती है? फोर। तो आपको क्या लिखना चाहिए था? दी वर्कर्स वर्क फॉर 8 आवर्स डेली, है ना। और नीचे वाला तो सेम ही है, दी वर्कर्स वर्क 8 आवर्स, यानी क्या लिखो इसको? द वर्कर्स वर्क फॉर 8 आवर्स, ठीक है। समझ गए आप इतनी सी बात? बस एक सेंटेंस ज्यादा गलत था, बाकी तो लिखने में चलता भी है थोड़ा बहुत ना। बट बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 4 प्लस टाइम लिखा होता है, उस समय के बाद भी वो काम चलता रहता है। लेकिन सिंपल टेंस में 4 प्लस टाइम के बाद वो काम बंद हो जाता है। देखो, आई हैव लिव्ड इन जयपुर फॉर 2 इयर्स। आई हैव लिव्ड इन जयपुर फॉर 2 इयर्स का मतलब है मुझे जयपुर में रहते हुए 2 साल हो चुके हैं, आगे भी मेरा रहना जारी है। और मैंने इस बात को सिंपल टेंस में, पास्ट सिंपल में लिखा, आई लिव्ड इन जयपुर फॉर 2 इयर्स। इस बात का मतलब ये है कि 2 साल के बाद काम खत्म, यानी कि मैं 2 साल जयपुर में रहा, अब मैं जयपुर में नहीं रहता हूँ। इसमें जयपुर में अब मैं नहीं रहता हूँ, इसमें मैं आज भी जयपुर में रहता हूँ, है ना। इतना सा मीनिंग का डिफरेंस है छोटा सा, आप उसको सीखो। और मैंने आपको ये क्यों सिखाया था? क्योंकि देखो, बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं। छोटा सा सेंटेंस आता है आपके एग्जाम में, भारत 75 साल से आजाद है, बच्चे क्या बनाते हैं? इंडिया इज फ्री फॉर 75 ईयर्स। वो गलत होता है, उसका मतलब तो ये होगा भारत 75 साल के लिए आजाद है, वो तो ये मीनिंग हो गया ना, वो गलत हो गया। आपको क्या बनाना है? इंडिया हैज बीन फ्री फॉर 75 ईयर्स, यानी कि भारत की आजादी को 75 साल हो चुके हैं, आगे भी आजादी जारी रहेगी, ठीक है। अगर अब भी ना समझ में आए, एक बार उस वीडियो को, उस पोर्शन को दोबारा से देखना, फिर ना कुछ समझ में आए तो आप एक काम करना, दोबारा से कमेंट करना डाउट, मैं आपको बता दूंगा। आगे देखो, बच्चे ने क्या लिखा है? अब ये समय लिखा है, देखो 1:40-30, हैव बीन हैड नहीं होगा क्या? अच्छा, नीचे खुद ने लिखा है, देखो क्या लिखा है काशिफ ने, क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। जब पास्ट परफेक्ट और उसके बाद आपने क्या बोला, सोचो, कॉन्टिन्यूअस। मैंने आपको बताया था, जब कभी भी आप कॉन्टिन्यूअस का जहां कहीं भी नाम लोगे, आपको वहां आईएनजी जरूर लगाना पड़ेगा। वो चाहे पेसिव हो, वो चाहे एक्टिव हो, वो चाहे टेंस हो, कुछ भी हो, जहां कहीं भी आपने कॉन्टिन्यूअस का नाम लिया, आपको आईएनजी जरूर लगाना पड़ेगा, है ना। अब देखो वो सेंटेंस क्या था, मैं लिख के लाया हूँ, क्योंकि वो टाइम लिख दिया बच्चे ने, मुझे तो पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। वी
नथिंग टू ईट सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग, है ना, ऐसा सेंटेंस था। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब अगर आप कॉन्टिन्यूअस का नाम लोगे कि तो आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे हैव है, वर्ब क्या थी, हैव। हैव के साथ आईएनजी नहीं लगेगा, हैविंग नहीं होगा, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, वी हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे सीधा, हैड। वी हैव हैड नथिंग सिंस दिस मॉर्निंग, है ना। वी हैव हैड नथिंग सिंस दिस मॉर्निंग, क्योंकि वी हैव बीन हैविंग, हैविंग नहीं होगा ना यहाँ पे, इसलिए आईएनजी नहीं लगाना है अपने को, कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखना है। आगे चलो देखो, समझ गए आप लोग, क्योंकि हैविंग तो हम लिख ही नहीं सकते, या अगर आप ये बीन लिखोगे इसके बाद तो आपको हैविंग लिखना पड़ेगा, और हैविंग तो हो नहीं सकता है यहाँ पे, क्योंकि हैव के साथ आईएनजी नहीं लगेगा, है ना। तो फिर वो पूरा सेंटेंस गलत हो गया। अगर आप हैविंग हटाओगे फिर आपको बीन भी हटाना पड़ेगा, और बीन हटाओगे वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव की क्या होती है, हेड होती है, बस खत्म बात। आगे देखो, डिड कैसे यूज किया। अच्छा, डिड वाला सेंटेंस कौन सा था, व्हाट दे स्टील, है ना। ये बात सही है आपकी कि डिड कैसे यूज किया, ऐसा सेंटेंस था, व्हाट दे स्टील, है ना। सही बात है, डिड क्यों यूज किया, आप मत यूज करो डिड, आप डू लिख दो वहां पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या लिख दो, आप ऐसे लिख दो, व्हाट डू दे, सेंटेंस अब भी बिल्कुल सही है, पर लिखोगे तो एक ही ना। अब डू लिख देता तो आप बोलते कि इसे डू क्यों यूज किया, तो डू कर लो, डिड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दे लिखा है, और दे होता है प्लूरल, प्लूरल के साथ कभी भी डज नहीं आता है। डू लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, देखो अब आया, देखो क्या कि सर हाइपोथेटिकल के लिए पहले रूल नंबर 3 पास्ट सिंपल में आपने बताया था, इफ ओनली आई विश के साथ वर हैड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, वुड की जगह कुड और माइट का यूज भी कर सकते हैं, बट कभी भी विल शैल विल वाज इफ नहीं आएगा। लेक्चर नंबर 3 में इफ ओनली के साथ विल वुड नहीं आएगा, और अब देखो ये मैं आपको बता देता हूँ क्या बात है ना। इस कंडीशनल में हाइपोथेटिकल आपको कंफ्यूजन हो गया, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जहां कहीं भी इफ होगा ना, जहां कहीं भी इफ होगा, इफ के साथ कभी भी विल शैल वुड नहीं आएगा। इफ के साथ क्या नहीं आएगा, ना तो कभी विल आएगा, ना कभी शैल आएगा, ना कभी वुड आएगा। इफ के साथ कभी भी विल शैल वुड नहीं आएगा, इफ के जस्ट बाद, इफ के जस्ट पास में अगले वाले सेंटेंस में आ सकता है कोमा के बाद, बट इफ के साथ उस क्लॉज के अंदर कभी भी विल शैल वुड नहीं आएगा। हाँ, ये तो इतनी सी बात है। और देखो, अब ये आपने दूसरा कौन सा बताया था, वो आई विश, आई विश के साथ विल आ सकता है, सॉरी वुड आ सकता है, और हैड वर कुछ भी लगाओ आप, आ सकता है। इफ के साथ विल शैल वुड नहीं आएगा, हैड आ सकता है, डब्ल्यू आर वर आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। बस आप कंफ्यूज मत हो, आप इतनी सी बात याद रखो कि ये जो इफ है ना, सिर्फ इफ, इफ कैसा भी हो, ओनली इफ ओनली और इफ और एज इफ, कोई सा भी इफ हो, अगर अकेला इफ हो, कैसा भी इफ हो, उसके साथ कभी भी विल शैल वुड नहीं लगाना है, उसके साथ कभी भी विल शैल वुड नहीं लगाना है ना। बाकी उसके अलावा कोई भी कुछ भी हो, आप विल शैल वुड, सॉरी आप विल शैल वुड लगा सकते हो, लेकिन हाइपोथेटिकल सेंटेंस होने की वजह से आपको सिर्फ क्या लिखना होता है, उसकी जगह आपको वुड लिखना होता है। अब देखो इस कमेंट को पूरा पढ़ के देखिए क्या लिखा है, और अब रहेगा कि आई विश के साथ प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं आता, ओनली पास्ट ही आता है। सर हाइपोथेटिकल वाले में बहुत कंफ्यूजन हो गया, क्लियर कर दो, है ना। अब इसके नीचे भी देखो ये लिखा है, ओनली इफ ही विल बी ए टीचर, मैंने आपको बताया ना, इफ के साथ विल नहीं लगाना है अपने, शैल नहीं लगाना है, वुड नहीं लगाना है, तो सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है ना। इफ ओनली ही वर ए टीचर लिख दो, क्या लिख दो, इफ ओनली ही वर ए टीचर, पूरा सही पढ़ा है आपको। बस इतनी सी बात आपके लिए जानने की है कि इफ के साथ कभी भी विल शैल वुड नहीं आएगा, बाकी आपको बिल्कुल सही पता है, आपके पास जो जानकारी बिल्कुल सही है ना। अगर इसके अलावा और कोई भी हाइपोथेटिकल कंडीशन होगी, आई विश होगा, कुछ भी होगा, उसके साथ आप वुड लगा सकते हो, है ना, बट इफ के साथ नहीं लगा सकते। और कोई कंफ्यूजन रहे तो आप पूछ लेना, ऐसी कोई बात नहीं। अगला देखो, इट वुड बी ए गुड आइडिया इफ यू गेट हिज परमिशन फर्स्ट, है ना। और अगला क्या, इफ विल बी इट विल बी ए गुड आइडिया इफ यू गेट हिज परमिशन फर्स्ट। अब देखो मैंने आपको बताया था, अगर इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वी वन। तो पहला सेंटेंस में वो क्या लिखा है, वुड प्लस वी वन बी, ठीक है। यहाँ पे गेट थोड़ी ना हो सकता है, क्या होगा यहाँ पे, गॉट,
ठीक है ना। एक कंडीशन दूसरी क्या होती है, इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो अगले सेंटेंस में क्या होता है, विल या फिर शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो सही लिखा है दूसरा वाला, इट विल बी ए गुड आइडिया इफ यू गेट, गेट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में, सही लिखा है। सर ये आंसर भी हो सकता है कि इट वुड बी ए गुड आइडिया इफ यू गॉट हिज आंसर, यही आंसर होगा ना, इफ यू गॉट ही तो लिखेंगे, भाई सेकंड फॉर्म लिखेंगे तभी तो आगे क्या आएगा, वुड प्लस वी बनाएगा। ठीक है, ये आपने लिखा है ना, ये मैंने बताया था, यही तो बताया था, बस सही है। अगला देखो, अगला क्या लिखा हुआ है, अगर रोहित अच्छा खेला होता। देखो, आपके एग्जाम के लिए जितनी चीज काम की थी ना, मैंने आपको सारी बताई, इफ की 4 कंडीशन बताई, आप अच्छे से याद करना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप एरर एकदम सही निकाल के आओगे। अब रही बात इसकी, अगर रोहित अच्छा खेला होता, इसका ऐसे बनाना आपको, देखो इफ, जब ट्रांसलेशन की बात है तो ऐसे ही बनाना हमेशा, इफ रोहित हैड प्लेड वेल इंडिया वुड हैव वन दी, इफ रोहित हैड प्लेड वेल इंडिया वुड हैव वन दी मैच, अगर रोहित अच्छा खेला होता तो भारत मैच जीत जाता, ये बात कर रहे हैं पास्ट की, है ना। आपको ट्रांसलेशन अगर कभी भी करना है तो ऐसा ही करना है ना। और आपको एरर निकालनी मैंने पूरी सिखाई थी, वो चारों कंडीशन आपको बताई थी अच्छे से, आप उनको याद रखना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी, है ना। और अगर ट्रांसलेशन में आ जाए तो इसका हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से करके आना हमेशा, है ना, ऐसा मत करके आना इफ रोहित प्लेड वेल, ये मत करना, इफ रोहित प्लेड वेल बड़ा मत करना, हमेशा क्या करना, इफ रोहित हैड प्लेड वेल। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये बेटा देखो, ये एक टॉपिक होता है पूरा इंग्लिश का जिसका नाम होता है मूड, है ना, जिसका नाम होता है मूड, वो पूरा पढ़ाना पड़ेगा आपको, तब इसका डिफरेंस आपके समझ में आएगा। बट इतना डीप जाके आप क्या करोगे, है ना, कि कैसी कैसी क्या क्या चीजें होती है, किसका मीनिंग क्या होता है। आपको एक और बात बताता हूँ, मैंने आपको ना एक सेंटेंस लिखा था, आप लोगों ने किसी ने सोचा नहीं होगा, इफ गांधी जी वर अलाइव, क्या कह रहे हैं, इफ गांधी जी वर अलाइव, इसमें टाइम कौन सा बता सकते हो आप लोग, इफ गांधी जी वर अलाइव में ये बात प्रेजेंट की कर रहा है, पास्ट की कर रहा है, या फिर फ्यूचर की कर रहा है, ये क्या कहना चाहता है आपको, अगर गांधी जी जिंदा होते, कब, पास्ट में, पास्ट में तो गांधी जी जिंदा थे, फ्यूचर में, फ्यूचर में गांधी जी जिंदा हो ही नहीं सकते, ये बात कब की कर रहा है, ये बात कर रहा है प्रेजेंट की, ये कब की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। और लिखा क्या है, WERE वर्क, यानी कि जो हाइपोथेटिकल जो कंडीशंस होती है, जो सेंटेंस होते हैं, जो मूड होता है ना, उसके अंदर आप लिखते पास्ट हो, उसका मीनिंग प्रेजेंट होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है प्रेजेंट, है ना। तो ये बहुत, मतलब आपको फिर पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा बहुत डीपली, और वो इतना आपके काम का है नहीं, इसलिए मैंने आपको जितना जो पढ़ा है ना, आप उतना याद रखो, आपके पूरा काम आएगा। इफ की 4 कंडीशन याद रखो, ठीक है। इफ के साथ कभी भी विल शैल वुड नहीं आएगा, याद रखो, कैसी भी कंडीशन हो जाए, कुछ भी हो, इफ के साथ कभी भी विल शैल वुड नहीं आएगा। उसके अलावा जितनी भी हाइपोथेटिकल चीजें बताई थी, है ना, वो आई विश जैसे, उन सब में वुड आ सकता है ना। और हेड, और क्या बता, WERE वर, ये तो कहीं भी आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे आप लोग, है ना। इफ के साथ कभी भी विल शैल वुड नहीं आएगा, तो समझ गए। अगर आपको इसका ट्रांसलेशन करना हो तो ऐसा करना, इफ रोहित हैड प्लेड वेल, बस इतना याद रखना पड़े, ज्यादा उलझो मत, जितना ज्यादा उलझोगे उतनी दिक्कत हो जाएगी ना। और वो जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है उसको इतना मत पढ़ो, जितना आप पार्ट उसमें से काम का था, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उतना मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, आपका सवाल गलत नहीं होगा, एकदम मेरी गारंटी, देखना। अब देखो, ये 24:05 पे क्या पूछ रहे, ही कम्स कैसे आया। अब ये ही कम्स कैसे आया ना, वो सेंटेंस क्या था, देखो मैं आपको बताता हूँ। वो सेंटेंस था ऐसा, वो सेंटेंस था कि जब वह आएगा मैं उसे इस बारे में बता दूंगा। अब देखो, आएगा, ये भी फ्यूचर है, और बता दूंगा, ये भी क्या है, फ्यूचर है। लेकिन देखो, मैंने आपको बताया था, आप लोग वहां क्या गलती करोगे, दो फ्यूचर देखोगे हिंदी के अंदर, आप इंग्लिश में भी ऐसा ही करोगे। जब वो आएगा कि इंग्लिश क्या बनाओगे, व्हेन ही विल कम, ठीक है। फिर आगे क्या बनाओगे, आई विल टेल हिम अबाउट दिस। अब आपने एक सेंटेंस में कितने विल लिख दिए, दो।
और आपने क्या कर दी, गलती। एक सेंटेंस में कभी भी दो विल, दो शैल, दो वुड नहीं हो सकते हैं, है ना। तो एक को हटाएंगे, कौन सा हटाएंगे, कंजक्शन के साथ वाला, इसको हटा दो बस। और कम का क्या बन जाएगा, कम्स, क्योंकि देखो ही है ना, तो विल को हटा देंगे, क्या बनेगा, व्हेन ही कम्स। अब ये इस बच्चे ने सेंटेंस क्या लिखा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है क्या। अब आप खुद सोचो टेंस कौन सा है, लिखा तो प्रेजेंट सिंपल में है, बट बात कब की कर रहा है, बात फ्यूचर की कर रहा है। ऐसा होता है इंग्लिश के अंदर, आप चीजें लिखते प्रेजेंट में हो पर बात कब की कर रहे होते हो, फ्यूचर की कर रहे होते हो, है ना। मैंने आपको प्रेजेंट में भी ऐसा पढ़ाया था, द पीएम विजिट्स अमेरिका, है ना, नेक्स्ट वीक, है ना। तो बात आप प्रेजेंट की आप लिखते प्रेजेंट में हो, बात किसकी करते हो, फ्यूचर की करते हो। वैसा ही यहाँ पर है, व्हेन ही कम्स, ये बात लिखी प्रेजेंट में है, बट बात कर कब की रहा है, फ्यूचर की कर रहा है कि जब वह आएगा। क्योंकि देखो ना, आपने ट्रांसलेशन किसका किया है, हिंदी वाले का किया है ना, उसे समझ के देखो बात कब की कर रहा है, बात कर रहा है फ्यूचर की, है ना। उसके बाद देखो, हो गए पूरे डाउट आप लोगों के। उसके बाद लास्ट क्या है, प्रोनाउन टू वर्ब, और वर्ब तो पहले। अच्छा, ये जो वो था ना हेयर वाले में, मैंने कहा था आप लोग देख के आना, हेयर और देयर के साथ क्या होगा, देखो आप जब भी प्रोनाउन लिखोगे ना, वर्ब उसके बाद लिखनी है। जब कभी भी प्रोनाउन लिखोगे, वर्ब उसके बाद लिखनी है, हेयर शी कम्स। लेकिन अगर नाउन लिखोगे तो वर्ब पहले लिखनी है, हेयर कम्स राधा, बस। अब राधा क्या है, राधा एक नाउन है, ये नाम है किसी का, प्रॉपर नाउन है, और शी क्या है, एक प्रोनाउन है। यानी कि अगर आप प्रोनाउन लिखोगे तो वर्ब को लिखना है बाद में, और अगर आप नाउन लिखोगे तो वर्ब को लिखना है पहले, बस। हेयर कम्स दी बस, है ना। अगर बस लिखा हो तो फिर दा बस तो क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन को लिखेंगे बाद में, प्रोनाउन को लिखेंगे पहले। प्रोनाउन लिख दो पहले, उसके बाद लिखो वर्ब, और अगर नाउन लिखना हो तो नाउन लिखो बाद में, वर्ब लिखो। बस इतनी छोटी सी एरर होती है। अब थोड़ा सा याद रखना, आप नहीं भूलोगे, ऐसे याद रखो, देखो टी वी और एन एन, कुछ भी मतलब जोड़ के याद रख लो। टी वी मतलब प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद वर्ब, है ना। और दूसरा वो नाउन के लिए ऐसे याद रख लो ना, वी एन, है ना, ऐसे टी वी एन, वर्ब से पहले प्रोनाउन और वर्ब के बाद नाउन, है ना। यानी कि नाउन से पहले लिखनी है हमेशा वर्ब, और प्रोनाउन के बाद लिखनी है हमेशा वर्ब, बस। आगे चलो, देखो छोटे मोटे डाउट शायद रह गए बच्चों। ये पूरा हो गया, ये हो गया। हाँ, अब देखो ये लास्ट वाला रह गया क्या, अल्टीमेटली वो क्वेश्चन ही कर रहा है सर, क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं आएगा। अच्छा, वो सेंटेंस क्या था मैं आपको बताता हूँ। ये जो बच्चे ने लिखा है ना कि वो अल्टीमेटली वो क्वेश्चन ही कर रहा है, वो क्या लिखा था सेंटेंस, क्योंकि बच्चे ने टाइम लिख के छोड़ दिया, मेरे को पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा ना उसका। एक 25, हाँ वो सेंटेंस था, आई आस्क्ड दी लिटिल बॉय वेयर द मैरिज हॉल वॉज। पहले तो मैं एक बात बताता हूँ, देखो आप थोड़ा सा सीखो। ये जो सेंटेंस लिखा है ना, एक्चुअली ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा है ना, इनडायरेक्ट में लिखा है। आप देखो ये नरेशन है, ये नरेशन का पार्ट है। आई आस्क्ड द लिटिल बॉय वेयर द मैरिज हॉल वाज, यानी ये नरेशन लिखा है, डायरेक्ट सेंटेंस नहीं है। अगर ये डायरेक्ट सेंटेंस होता तो इसमें कोमा होते, आई सेड ऐसे, वेयर वाज द मैरिज हॉल, है ना। ये इनडायरेक्ट में लिखा है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनडायरेक्ट का मतलब, नरेशन का मतलब पता है क्या होता है, किसी को नरेट करना, यानी कि आपके साथ कुछ हुआ उसका वर्णन किसी और के सामने करना, वो होता है नरेशन। मतलब कहानी किसी और को सुनाना। तो आप किसी और को ये बात बता रहे हो क्या, कि मैंने पूछा उस बच्चे से कि मैरी जोल कहाँ है। आप उस सामने वाले आदमी से पूछ नहीं रहे हो कुछ, उसको बता रहे हो क्या, कि मैंने पूछा था कि मैरी जोल कहाँ है। तो ये लिखा हुआ है नरेशन में, इनडायरेक्ट में। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब कभी भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पीछे कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, पीछे कभी भी क्वेश्चन मार्क थोड़े लगाते हैं डायरेक्ट में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब भी आप कभी बनाते हो तो पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो, क्यों, क्योंकि आप उससे सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप तो किसी तीसरे आदमी को बता रहे हो कि मैंने उससे ये सवाल पूछा था, है ना। समझ गए, तो ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इट वुड बी गुड आइडिया, पूरा बता दिया, है ना। तो हो गए पूरे सभी। चलो अब आगे का अपने क्या करते हैं, वो हमारी ऐसी वॉइस को पढ़ते हैं ना। अब देखो वो जो हाइपोथेटिकल थे उसमें आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना, आपको बिल्कुल सही पढ़ा है, बस इतना सा याद रखो, जहां कहीं भी इफ लिखा होगा वहां विल शैल वुड नहीं आएगा, बाकी जो कुछ है जैसा है वैसा रहेगा, है ना।
इफ के साथ कभी भी विल शैल वुड नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, उसके साथ कभी भी विल शैल वुड नहीं लिखा जाता है ना? और इफ वाला क्लॉज हमेशा ही क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, तो उसके साथ कभी भी विल शैल वुड नहीं आता है ना? बस इतनी सी बात याद रखो, जो आप ऐसे पूछते रहा करो, मैं और बताता जाऊंगा आपको। अब ये मूल टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इतना उसको आप क्या करोगे उसको इतना सीख के भी ना, क्योंकि आपके सिलेबस में है भी नहीं वो। आप अपने काम बल्कि दीजिए, सीखो बहुत है। कुछ और भी डाउट रह जाए तो आप पूछ लेना वापस, मैं बता दूंगा आपको। अगला देखो, और अगर आपको कोई बात समझ में आ गई हो तो आप उसको कमेंट जरूर करना कि हाँ सर समझ में आ गया। अगर नहीं आई हो तो एक बार दोबारा से लिखना कि नहीं समझ में आई। फिर मैं इसके आपको 15-20 मिनट में आपको फिर अच्छे से समझाऊंगा एग्जाम्पल कर करके ना। आगे चलते हैं। देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना? हमने क्या सीखा? देखो मेन चीज क्या है, मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको जो सेट वो टेबल थी ना टेंस वाली, वो सिखाई। वो देखो, हमारा जो दिमाग होता है ना, वो पिक्चर फॉर्मेट में ही चीजें याद रखता है ना? हमारे आपने सुना होगा ना कि हमारे दिमाग की कैपेसिटी कितनी हजारों जीबी है, बट हमें 1 जीबी भी डाटा याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये दिमाग को क्या करते हैं? फीड करने की कोशिश करते हैं डाटा के रूप में, लेकिन ये डाटा को कभी नहीं लेता है। ये किसको लेता है? ये पिक्चर फॉर्मेट को ही एक्सेप्ट करता है। आप उस पिक्चर को अपने दिमाग में रखो। पिक्चर बहुत बड़ी चीज है। देखो, अभी आप अपने दिमाग में सोचो कि मैं ताजमहल देख लूं, आप आंखें बंद करो, आप ताजमहल देख लोगे आराम से, है ना? आंखें बंद करते दिख जाएगा आपको। कहीं कभी और देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत बार आपकी जिंदगी में ऐसा होता होगा, आप किसी इंसान को कहीं देखते हो और आप बोलते हो कि यार इसको पहले कहीं देखा है, नाम याद नहीं है, बट है ना? आप नाम भूल गए, क्योंकि नाम क्या था? नाम एक डेटा था आपके आपके लिए। डेटा आप भूल गए, पिक्चर याद है। आप उस इंसान, आपको आज भी याद है, बहुत सालों बाद, 20 साल बाद भी, कि यार इस इंसान को मैंने कहीं देखा है या मैं इसको जानता हूँ, कुछ भी, है ना? आपको पिक्चर याद रहती है। वैसे ही वो जो आपको टेंस पढ़ाया था ना, उस पिक्चर को अपने दिमाग में सेट कर लो। उसी से टेंस हो जाएगा पूरा, उसी से एक्टिव पैसिव हो जाएगा पूरा। क्या बताया था? देखो, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होगा अगर एक्टिव में, उसका पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा? खुद से नीचे वाले की। नीचे कौन होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, खत्म। और देखो, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होगा एक्टिव में, उसकी पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा? खुद की ही रखेगा, बट साथ में क्या जुड़ जाएगा? बीइंग, बस। अब देखो उसके बाद पढ़ा था, अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होगा तो हेल्पिंग वर्ब किसके लेगा? खुद से नीचे वाले की। नीचे कौन होता है उसके? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि बीन जुड़ जाएगा। और उसके बाद पढ़ा था, देखो सबसे नीचे कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके नीचे कोई नहीं है तो उसकी पैसिव नहीं बनेगी। ऐसा ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नीचे भी कोई नहीं होता है तो उसकी पैसिव भी नहीं बनेगी। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नीचे भी कोई नहीं होता है तो उसकी पैसिव नहीं बनेगी। यानी कि नीचे वाले तीनों की पैसिव नहीं बनेगी, काट दो इनको। और फिर आपको बताया था, देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव भी नहीं बनेगी, क्योंकि उसके अंदर पहले से कौन लिखा हुआ है? बी लिखा हुआ है। अगर एक बी पहले से हो तो दूसरी बी आप नहीं ला सकते हो, यानी कि आप दो दो बी भी एक साथ नहीं रख सकते हो, है ना? तो कितनी सिंपल सी बात है, याद रखने के लिए आप दो दो बी भी एक साथ नहीं रख सकते हो, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव भी नहीं बनेगी। नहीं बने, अब बच गए 8, उनकी याद रखनी है। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब नीचे वाले की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। पास्ट सिंपल का होगा तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस की, है ना? पास्ट परफेक्ट का होगा तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। बस इतना सिंपल है। और देखो, अपने को अपनी बिल्डिंग में ही रहना है। प्रेजेंट को प्रेजेंट की बिल्डिंग में रहना है, पड़ोसी की बिल्डिंग में नहीं जाना है। यानी कि प्रेजेंट के सेंटेंस की पैसिव कभी भी पास्ट में नहीं बनेगी, पास्ट की फ्यूचर में नहीं बनेगी, फ्यूचर की प्रेजेंट में नहीं बनेगी। कितना सिंपली आपको याद हो गया, देखो। और वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म आएगी, आगे वाले को पीछे लेके जाना है, पीछे वाले को आगे लाना है। और देखो, प्रीपोजिशन आपने आज तक हमेशा क्या पढ़ी? बाय, है ना? बाय तो होती है, पर दो चार आप और सीखो, क्योंकि क्वेश्चन उनके ऊपर आएंगे पक्का, आप देखना। के एन ओ डब्ल्यू, नो एक वर्ब होती है, उसके साथ प्रीपोजिशन क्या आती है? टू। एम ए डबल आर वाई, मैरी एक प्रीपोजिशन होती है, उसके साथ वो एक मैरी एक वर्ब होती है, उसके साथ प्रीपोजिशन क्या आती है? टी ओ, टू। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, टूल होता है, औजार होता है, उसके साथ प्रीपोजिशन क्या आती है? डब्ल्यू आई टी एच, विद। एक वर्ब होती है सरप्राइज, बहुत यूज होती है पैसिव वॉइस में। सरप्राइज के साथ दो प्रीपोजिशन आती है, एट भी आती है और बाय भी आती है। जब सरप्राइज के साथ एट लिखा है तो उसका मतलब उसके बाद क्या लिखा है? समथिंग, है ना? एट कब लिखेंगे? जब उसके बाद कोई चीज लिखी हो, सरप्राइज्ड एट समथिंग। बाय कब लिखेंगे? जब उसके बाद कोई इंसान का नाम लिखा हो, कोई इंसान हो, पर्सन हो। सरप्राइज बाय समवन, है ना? बस इतनी सी चीज आपको पढ़ाई कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, बस। अब चलो आगे चलते हैं। और मैंने आपको बताया था, देखो दो टाइप की वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। याद मत रखना, कोई काम की नहीं है आपके। आप सिर्फ इतनी सी चीज याद रखो कि अगर किसी भी सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट को पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? हम उस सेंटेंस से इतना सा सवाल पूछेंगे, क्या कि व्हाट और हुम का रिप्लाई क्या है ना? व्हाट और हुम का जो रिप्लाई होगा वही ऑब्जेक्ट होगा, उसके अलावा जो कुछ लिखा होगा वो कुछ और होगा, बट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। व्हेन का रिप्लाई यानी कि कब, वेयर का, वाई का, हाउ का, इन सभी का रिप्लाई ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना? ऑब्जेक्ट सिर्फ कौन होता है?
whom का और what का रिप्लाई। किसका? what का और whom का रिप्लाई। सिर्फ यही ऑब्जेक्ट होता है, बाकी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो, रिप्लाई ऑफ what एंड whom, बस इन दो का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, इनके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इतनी सी चीज होती है ऑब्जेक्ट, बस। अब देखो, किसी किसी सेंटेंस में क्या होते हैं ना, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? दो। हम्म अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इस बात को आप भूल जाओ, ये आप बात याद रखने की नहीं है, मैंने आपको इसमें लिख रखा है, बट आप इसको भूल जाओ। कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? दो। यानी कि उस सेंटेंस में क्या क्या जवाब भी होता है और किसको का भी होता है। देखो, इसमें क्या लिखा है? द बॉय गेव फूड टू जेनी। क्या लिखा? द बॉय गेव फूड टू जेनी। लड़के ने क्या दिया? खाना दिया। लड़के ने क्या दिया? खाना। किसको? जेनी को। यानी कि क्या का जवाब तो क्या है? खाना। और किसको का जवाब क्या है? जेनी। यानी कि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट तो है ये फूड, और एक ऑब्जेक्ट है जेनी। दो ऑब्जेक्ट हो गए, बस। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे तो उसकी पैसिव भी कितनी बन सकती है? दो। बस इतनी सिंपल सी बात। पहचानोगे कैसे? व्हाट और हुम का रिप्लाई, बस। अब देखो, मैं आपको एक काम की बात बताता हूं। जो इंसान होता है ना, कोई भी इंसान, आप चाहे मैं, कोई भी, उसकी एक फितरत होती है। क्या? उसको अगर सबसे आगे खड़ा करोगे ना, तो वो अकेला रहना पसंद करेगा। यानी टॉप पर वो सिर्फ अकेला रहना पसंद करेगा। सबसे आगे उसे खड़ा कर दो, अकेला भी खुश है। वो नेता होते हैं ना, स्टेज पे अकेले खड़े खुश है ना। अकेला खड़ा भी खुश है, लेकिन कब? वो सबसे आगे होना चाहिए, तब तो अकेला भी खुश है। लेकिन अगर उसको आप पीछे डालोगे, उसको बोलोगे पीछे जा, तब उसे क्या चाहिए? उसे कोई साथी चाहिए। पीछे खड़ा होने के लिए उसे क्या चाहिए? कोई साथी चाहिए। यानी कि अगर इंसान को आप पीछे खड़ा करोगे तो उसको कोई ना कोई साथी चाहिए, आगे खड़ा करोगे तो अकेला भी खड़ा होने को तैयार है वो, है ना। तो बस इतनी सी बात है, इस बात को याद रखना ही बहुत काम आएगी। अब देखो, ये लिखा है ही गेव द पायरेट ए चांस। अच्छा, पहले इसी का पेश भी बनाते हैं। इसका, इस ऊपर वाले का। द बॉय गेव फूड टू जेनी। कितने ऑब्जेक्ट है? दो। पैसिव कितने बनेंगे? दो। पहले बनाते हैं फूड से, फूड को आगे लाते हैं। फूड, आगे लाए फूड को। पीछे किसको लेके जाएंगे? बाय द बॉय। ठीक है जी। टेंस कौन सा है? पहचानो। GAVE गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। टेंस कौन सा हो गया? पास्ट सिंपल। हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा? खुद से नीचे वाले की। कौन होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज या फिर वर। फूड के साथ वॉज आएगा, वर आएगा? वॉज आएगा, वॉज। गिव की थर्ड फॉर्म, सॉरी, गेव की थर्ड फॉर्म गिवन। फॉर फूड वॉज गिवन, है ना। अब देखो, आप फूड को तो आगे ले आए और जेनी को डाल रहे हो पीछे। जेनी होती है पर्सन। मैंने आपको बताया था, अगर किसी इंसान को पीछे डालोगे तो उसको अपने साथ कोई ना कोई चाहिए, वो अकेला नहीं खड़ा होगा, है ना। उसको क्या चाहिए? कोई ना कोई चाहिए, है ना। तो अब जेनी को अगर आप पीछे डालोगे तो इसके साथ आपको लिखना पड़ेगा टू जेनी। फूड वॉज गिवन टू जेनी बाय द बॉय। ये तो एक पैसिव हो गया। दूसरा पैसिव वो भी सीखते हैं, देखो। दूसरा पैसिव होगा, जेनी को आगे लाएंगे। जेनी को आगे लाएंगे तो अब जेनी को कोई टू नहीं चाहिए। जेनी को टू नहीं चाहिए, जेनी टू को पीछे छोड़ देगी, आगे आ गई ना जेनी। अब जेनी वॉज, जेनी के साथ वॉज आएगा। गिवन, अब जब पीछे जेनी को लिखा था तो जेनी इंसान थी, मैंने आपको बताया था। इंसान को पीछे डालोगे, उसे खुद कोई ना कोई उसके साथ चाहिए, अकेला नहीं खड़ा होगा वो। तो उसको कौन चाहिए था? टू। लेकिन फूड तो खाना है बेचारा, ये तो निर्जीव चीज है, इसको आगे रखो पीछे रखो, इसको कुछ नहीं पता। तो इसको पीछे डालो सीधा सीधा, बस। जेनी वॉज गिवन फूड बाय द बॉय। जेनी वॉज गिवन फूड बाय द बॉय। और दूसरा क्या था? फूड वॉज गिवन। अब जेनी को पीछे डाला है ना, तो उसको कोई ना कोई अपने साथ चाहिए, टू जेनी बाय दी बॉय। बस इतनी सी बात है। आगे चलते हैं, देखो। ही शोड हर ए पिक्चर। उसने क्या दिखाया? एक पिक्चर। यानी कि एक ऑब्जेक्ट तो हो गया ये। किसको? हर, उसको। ये हो गया दो ऑब्जेक्ट। यानी कितने ऑब्जेक्ट हो गए? दो। पैसिव भी कितने बनेंगे? दो। कैसे बनाओगे? पहले किसको आगे लाएं? पहले हर को आगे लाते हैं। हर का क्या बन जाता है? शी। शी, ठीक है जी। शॉर्ट, SHOWD, शॉर्ट वर्ब की कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे?
वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल टेंस पैसिव में हेल्पिंग वर्ब लेगा पास्ट कंटिन्यूअस की, क्या होती है वॉज या फिर वर। शी के साथ क्या आएगा वॉज, शी वॉज। शॉर्ट की थर्ड फॉर्म शॉर्ड। अब पिक्चर तो निर्जीव चीज है, पिक्चर डालो उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं चाहिए अपने साथ, डाल दिया पीछे ए पिक्चर बाय, ही का क्या बना देंगे हिम। ठीक है जी, ये तो हो गया एक पैसिव। दूसरा पैसिव, दूसरा पैसिव बनाएंगे ए पिक्चर से, ए पिक्चर को आगे लाओ, ए पिक्चर वॉज शॉर्ड। अब पीछे किसको डाल रहे हो हर को, हर तो कोई लड़की है, वो तो कोई इंसान है, वो अकेले नहीं खड़ा होगी पीछे, अकेले नहीं जा सकती, उसको अपने साथ कोई ना कोई चाहिए, तो क्या लिखना पड़ेगा टू हर बाय। देखो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको ऐसे याद करो, आपको याद रह जाएगी, वरना ऐसे याद रखोगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो आपको नहीं याद रहेगा, आप भूल जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। और मेरी ये बात आपको हमेशा याद रहेगी कि इंसान को अगर पीछे रखोगे तो उसको अपने साथ कोई ना कोई चाहिए, इंसान को अगर आगे रखोगे तो उसे अपने साथ कोई नीचे वो अकेला खड़ा होना चाहता है। अगर शी को आगे रखा इसको किसी की जरूरत नहीं, अकेला खड़ा है। अगर शी को पीछे डाला तो इसको टू चाहिए। लेकिन पिक्चर को आगे रखो पीछे रखो कहीं रखो, वो तो निर्जीव चीज है, उसको कुछ नहीं पता है ना, उसको अपने साथ कोई टू वो कुछ नहीं चाहिए, है ना, समझ गए आप लोग। अब चलो आगे चलते हैं, मिटा दो ये थोड़ा सा। अब सेंटेंस लिखा है ही गेव द पायरेट ए चांस। पायरेट क्या होता है, पायरेट कौन होते हैं, पायरेट होते हैं समुद्री लुटेरे, है ना। एक मूवी है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, है ना, वो ब्रिटिश मूवी है ना, मतलब उसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, है ना। तो पायरेट कौन होते हैं समुद्री लुटेरे। ही गेव उसने दिया, क्या दिया एक चांस एक मौका, ये चांस का मतलब एक मौका, किसको पायरेट्स को, यानी आपको दो जवाब मिले, क्या का भी और किसको का भी, यानी कितने ऑब्जेक्ट हो गए दो। अब आप इसका खुद बनाओ पैसिव, पहले किससे बनाए, पहले बनाते ए चांस से, ए चांस वॉज गिवन, है ना, ए चांस वॉज गिवन। अब पायरेट तो इंसान है, इंसान को पीछे रखोगे तो उसको अपने साथ कौन चाहिए, कोई ना कोई चाहिए, टू चाहिए उसको, तो क्या लिखना पड़ेगा टू दी पायरेट बाय हिम। एक तो ये हो गया। दूसरा पैसिव, दूसरा पैसिव बनाएंगे किससे दी पायरेट से। अब अगर आप पायरेट को आगे रखोगे तो इसे कोई नहीं चाहिए, अकेला खुश है। दी पायरेट वॉज गिवन ए चांस बाय हिम। सही हुआ देखो, सिंपल सी चीज है, इंसान को पीछे रखोगे उसके साथ टू लगा दो, इंसान को आगे रखोगे उसे कुछ नहीं चाहिए, बाकी पैसिव सेम है। अगला देखो, ही हैंडेड हर ए चेक, इसका पैसिव बनाओ। ही हैंडेड उसने हैंड ओवर किया, किसी कुछ दिया, किसको दिया हर को दिया, यानी कि एक ऑब्जेक्ट तो कौन हो गया हर, क्या दिया ए चेक, एक चेक दिया, यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया ए चेक, दो ऑब्जेक्ट हो गए दो पैसिव बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, पहले बनाते ए चेक से, ए चेक, है ना, टेंस कौन सा है हैंडेड, हैंडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो टेंस कौन सा होता है पास्ट सिंपल, हेल्पिंग वर्ब किसके लेगा खुद से नीचे वाले की, और वो क्या होती है वॉज या फिर वर। बस तो बना देंगे इतने से तो। आप लोगों ने कोशिश की घर पे बनाने की, बन जाएंगे इजीली, और ना भी बने तो चिंता मत करो, आपके एग्जाम में तो आपको बड़ा बनाया मिलेगा, 10-5% एरर होगी वो आप निकाल दोगे, मैं खूब सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को, आप चिंता मत करो ऐसे। ई हैंडेड अरे चेक, ए चेक वॉज हैंडेड। अब पीछे किसको लिखना है हर को, हर तो इंसान होता है ना, हर तो इंसान है लड़की है वो, अगर इंसान को पीछे रखोगे तो उसे अपने साथ कोई ना कोई चाहिए, तो लिखो टू हर बाय, बस। और अगर हर को आगे रखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा शी वॉज हैंडेड ए चेक बाय हिम, शी वॉज हैंडेड ए चेक बाय हिम। कैसे भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इंसान को पीछे रखोगे तो टू चाहिए उसको अपने साथ, वरना क्या है, वरना वो अकेला भी खुश है। आगे तो आगे देखो, द मैनेजर विल गिव यू ए टिकट, मैनेजर आपको देगा, क्या देगा ए टिकट, किसको देगा आपको, कितने ऑब्जेक्ट हो गए दो, है ना, व्हाट का रिप्लाई भी है होम का रिप्लाई भी है, व्हाट का रिप्लाई क्या है ए टिकट, होम का रिप्लाई क्या है यू, आपको, है ना, क्या और किसको का जवाब क्या होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि दो ऑब्जेक्ट दो पैसिव बनेंगे, दो पैसिव बनेंगे तो कैसे, पहले किसको आगे लाएं, पहले लाते हैं ए टिकट को, ए टिकट विल, विल के साथ मैंने आपको बताया था किसी भी मॉडल के साथ पैसिव बनाते हैं तो फिर क्या लिखते हैं उसके साथ बी, बीई बी, ए टिकट विल बी
यू तो एक इंसान होता है, उसको पीछे रखोगे तो उसे अपने साथ कौन चाहिए? टू। ए टिकट विल बी गिवन टू यू बाय द मैनेजर, है ना। और दूसरा पैसिव बढ़ाओ यू से, यू को आगे रखो, यू विल बी गिवन ए टिकट बाय द मैनेजर, यू विल बी गिवन ए टिकट बाय द मैनेजर, ए टिकट विल बी गिवन टू यू बाय द मैनेजर, है ना। समझ गए आप टू कब लगाना है, टू कब नहीं लगाना है, बस इतनी सी सिंपल सी बात है। अगला देखो, अगला कितना अच्छा सेंटेंस है। सुकेश को जानते हो आप लोग? कौन है सुकेश? सुकेश गिफ्टेड नोरा ए कार। सुकेश ने गिफ्ट दी, क्या गिफ्ट दिया सुकेश ने? एक कार। किसको दी? नोरा को, है ना। किसको दी? नोरा को। क्या दी? एक कार। कितने ऑब्जेक्ट हो गए? दो। कौन कौन? एक तो नोरा और एक कार। बढ़ाओ इसके पैसिव, कितने बनेंगे? दो। ए कार वॉज गिफ्टेड, नोरा को पीछे लेके जाओगे, नोरा तो क्या है? नोरा तो एक लड़का है या फिर लड़की है? नोरा एक लड़की है, तो वो तो एक इंसान है, अगर किसी इंसान को पीछे रखोगे तो उसे अपने साथ कोई ना कोई तो चाहिए, वो अकेला तो नहीं जाएगा वहां। नोरा वॉज गिफ्टेड, ए कार वॉज गिफ्टेड टू नोरा बाय सुकेश, है ना। दूसरा कैसे बना सकते हैं? नोरा को आगे रखो, आगे नोरा अकेली भी खुश है। नोरा वॉज गिफ्टेड ए कार बाय सुकेश, है ना। सुकेश, समझ गए आप लोग? बस इतनी सी बात है कि आप अगर किसी इंसान को उसमें पीछे रखोगे तो उसको अपने साथ टू चाहिए, अगर उसको आगे रखोगे तो अकेला भी खुश है, टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और इतनी सी एरर आपके एग्जाम में आती है। आपके एग्जाम में क्या एरर आएगी बताओ आपको? बस छोटी सी है, टू नहीं लिखा होगा, ऐसे लिख देंगे क्या? ए कार वॉज गिफ्टेड नोरा बाय सुकेश। यहाँ आपको टू लगाना है, क्या लगाना है आपको? टू लगाना है ना। वरना क्या लिख देगा? नोरा वॉज गिफ्टेड टू ए कार बाय सुकेश। नोरा वाज गिफ्टेड टू ए कार बाय सुकेश। अब वहां टू नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि एक कार तो एक निर्जीव चीज है ना, उसको उसको टू नहीं चाहिए अपने साथ, उसको आगे रखो पीछे रखो, उसे कुछ नहीं पता, कहीं भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको अपने साथ टू नहीं चाहिए। टू सिर्फ किसको चाहिए? इंसान को चाहिए, जब उसको पीछे डालोगे तब बस। अगर नोरा को आगे लिखोगे तो इसे टू नहीं चाहिए, नोरा को पीछे लिखोगे तो इसे टू चाहिए, बस इतनी सी बात है। देखो यार, देखो ये आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली चीजें है ना, आप इनको बस इग्नोर मत करो, ऐसे मत सोचो कि ये नहीं वो नहीं। आप अच्छे से सीखो, 1 से 20 तक के क्वेश्चन में एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए अपना, आप ये टारगेट कर लो। 1 से 20 तक मैं एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा, क्योंकि यहाँ तक अगर आपने आपने साइनो सही लिखा है तो एग्जामिनर को नंबर देने पड़ेंगे पूरे आपको। लेकिन आप लाख प्रेसी अपनी अच्छी लेके आ जाना, हो सकता है वो आपको 2 नंबर देके छोड़ दे, आप कहीं कोई चैलेंज नहीं कर सकते उसको, है ना। आगे चले, देखो वो सीख लिया हमने। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई अलग से पैसिव नहीं है, बस इतना सा है कि उनकी दो पैसिव बन जाती है और वो हमें थोड़ी सी बनानी आनी चाहिए, यानी कि अगर इंसान को पीछे रखोगे तो टू लिख दो, वरना वो सेम ही पैसिव है ना। अब आगे चलते देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव। मैंने आपको बताया इंग्लिश के अंदर कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हमेशा क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना होता है। क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना होता है, बस। इसमें देखो, आर यू राइटिंग ए लेटर, है ना। हेल्पिंग वर्ब को तो अपनी जगह रहने दो, आगे किसको लाएंगे? ए लेटर सबसे पीछे लिखा है, उसको आगे लाएंगे। लिखो, आप बनाओ, देखो आर यू राइटिंग ए लेटर का आप ऐसे बनाओ आप लोग खुद एक बार। आर यू राइटिंग ए लेटर, क्या बनाएंगे? देखो आगे लाएंगे ए लेटर, अब ए लेटर को आगे लाएंगे। टेंस कौन सा है? देखो आर यू राइटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव बनाते टाइम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही लेता है, बट साथ में बीइंग जुड़ जाता है ना। अब देखो, पहले इसका सब्जेक्ट था यू, अब ए लेटर को आगे लेके आए, अब इसका सब्जेक्ट कौन है? ए लेटर। पहले यू के अकॉर्डिंग लगा था आर, अब ए लेटर के अकॉर्डिंग कौन लगेगा? इज ए लेटर, बीइंग लिखना पड़ेगा, बीइंग जुड़ता है, बीइंग राइट की थर्ड फॉर्म, रिटन बाय यू, पीछे जाएगा बाय यू। इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय यू, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय यू, यू आर राइटिंग ए लेटर, है ना। इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय यू, क्या आप एक पत्र लिख रहे हैं? क्या एक पत्र आपके द्वारा लिखा जा रहा है? देखो बात क्या थी एक्चुअली में, सेंटेंस ऐसा था, देखो
ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू, सॉरी, बाय यू। अब इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो इस इज को क्या कर दिया, आगे लिख दिया, बस इतनी सी तो बात है। इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय यू, ये क्या बन गया, इंटरोगेटिव बन गया। बस इंटरोगेटिव की पैसिव इंटरोगेटिव में बना देनी है, पॉजिटिव की पॉजिटिव में बना देनी है, नेगेटिव की नेगेटिव में बना देनी है, और क्या करना है। अगला देखो, हैव यू ब्रोकन द ग्लास, आगे कौन आएगा, द ग्लास के अकॉर्डिंग हैव लगेगा, हैज लगेगा, हैज तो क्या लिख देंगे, हैज द ग्लास। अब मैंने आपको बताया था हैज हैव हेड के साथ पैसिव हमेशा क्या लगता है, बीन। हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू, यू पीछे जाएगा, बाय यू। हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू, क्या आपके द्वारा ग्लास को तोड़ दिया गया है। बस आगे देखो, कैन यू स्पीक मारवाड़ी, कैन यू स्पीक मारवाड़ी, कैन मारवाड़ी, कैन का कैन लिखेंगे ना, कैन मारवाड़ी। अब किसी भी मॉडल, विल शैल या कोई भी मॉडल हो, उसके साथ पैसिव बनाते समय क्या लगता है, बी बी लगता है। कैन मारवाड़ी बी स्पोकन बाय यू, बस खत्म। कैन मारवाड़ी बी स्पोकन बाय यू, क्या आपके द्वारा मारवाड़ी बोली जा सकती है, बस कैन यू स्पीक मारवाड़ी, क्या आप मारवाड़ी बोल सकते हैं। आगे चलो देखो, डज ही रीड द बुक्स, आगे कौन आएगा, द बुक्स। अब आगे तो आ गया द बुक्स, ठीक है जी। अब देखो टेंस कौन सा है, पहचानो। टेंस है डज लिखा है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब किसकी लेते हैं, उसके नीचे वाले की, कॉन्टिन्यूअस की, इज एम आर। अब दी बुक्स के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, सोचो, आर लगेगा, है ना। तो बस लिखो आर द बुक्स, आर द बुक्स। अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीड की, रेड। ही का क्या लिख देंगे, ही का क्या बन जाता है, ही का हिम, बाय हिम। आर द बुक्स रेड बाय हिम, ही रीड्स द बुक्स, डज ही रीड द बुक, और आर द बुक्स रीड बाय हिम। आगे चलें, आगे देखो, अभी डब्ल्यू एच वर्ड वाले आ गए तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी पड़े को। डब्ल्यू एच वर्ड का डब्ल्यू एच वर्ड लिख दो लो, है ना। अब तो ये सेम ही बच गया, व्हाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास, ये सॉरी, ये हैव यू ब्रोकन द ग्लास। आगे कौन आएगा, द मिरर। अब मिरर के अकॉर्डिंग हैज लगेगा, हैव लगेगा, हैज। व्हाई हैज द मिरर बीन लगता है, हैज हैव हेड के साथ क्या लगता है, बीन। व्हाई हैज द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू, खत्म हो गया, बस इतनी सी तो बेसिक है। आगे चलो, वाई डिड ही कॉल यू, वाई डिड ही कॉल यू, वाई का वाई लिख दो। डिड लिखा है ना, डिड। टेंस कौन सा है, पहचानो। डिड लिखा है इसका मतलब टेंस है पास्ट सिंपल, हेल्पिंग वर्ब किसके लेगा, खुद से नीचे वाले की, क्या होती है, वॉज या फिर वर। आगे कौन आएगा, यू, यू के साथ वॉज आएगा, वर आएगा, वर। यू, वाई वर यू, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड, और पीछे कौन जाएगा, ही का क्या बना देंगे, बाय हिम। वाई वर यू कॉल्ड बाय हिम, आपको उसके द्वारा क्यों बुलाया गया। आगे चले, हाउ मच डज ही लव हिज ब्रदर, हाउ मच का हाउ मच लिख दो, हाउ मच। आगे कौन आएगा, हिज ब्रदर। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, हेल्पिंग वर्ब किसके लेगा, खुद से नीचे वाले की, इज एम आर। आगे कौन आएगा, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज हिज ब्रदर। लव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लव्ड और बाय हिम। हाउ मच इज हिज ब्रदर लव्ड बाय हिम, है ना। बस कितना सिंपल है, देखो हाउ मच लिखा है, वाई लिखा है, वेल लिखा है, उसको वैसे ही छोड़ दो वहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस बाकी सेंटेंस को सेट कर लो अपने हिसाब से। अगला देखो, हाउ मेनी वीडियोस डू यू वॉच एवरी डे, हाउ मेनी वीडियोस डू यू वॉच एवरी डे, आप डेली क्या देखते हो, मैं डेली वीडियो देखता हूँ, आप डेली कितने वीडियो देखते हो। तो ऑब्जेक्ट कौन है, कितने वीडियो, मैं डेली 4 वीडियो देखता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या, आप क्या देखते हो, 4 वीडियो। ऑब्जेक्ट कौन है, हाउ मेनी वीडियोस, 4 वीडियोस, 5 वीडियोस। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। इसका बना दे सब्जेक्ट, हाउ मेनी वीडियोस। अब देखो डू लिखा है ना, डू, डू लिखा है, इसका मतलब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, हेल्पिंग वर्ब किसके लेगा, खुद से नीचे वाले की, इज एम आर। हाउ मेनी, अब ये वीडियोस के साथ क्या आएगा, आर।
हाउ मेनी वीडियोज आर, वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉच्ड बाय यू एवरी डे की, एवरी डे। हाउ मेनी वीडियोज आर वॉच्ड बाय यू एवरी डे। कितना सिंपल है देखो। और दूसरी बात एक आपको बताता हूँ, देखो ये आप बनाना सीखो, बट आपके एग्जाम में आपको बनाना नहीं है, आपको बना बनाया मिलेगा, उसमें छोटी मोटी कहीं ना कहीं एरर होगी, बस उस एरर को फाइंड करके सेंटेंस को रीराइट करना है। तो अगर आप इतना टेक्निकली ना बना पाओ तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस छोटी छोटी चीजें याद रखना। बी की फॉर्म जरूर होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लिखनी है, अगर आईएनजी होगा तो बीइंग जरूर आएगा, पीछे बाय के साथ कोई पर्सन होना चाहिए, अगर कोई टूल इंस्ट्रूमेंट औजार लिखा है तो उसके साथ विद होना चाहिए, मैरी लिखा है तो टू होना चाहिए, नो लिखा है तो टू होना चाहिए, सरप्राइज लिखा है उसके बाद अगर कोई समथिंग लिखा है, कोई चीज लिखी हुई है तो एट होना चाहिए, कोई पर्सन लिखा हुआ है तो बाय होना चाहिए, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आगे चलो देखो, वाई शुड द डॉक्टर एग्जामिन हर, वाई का वाई लिख दो, शुड का तो शुड ही रहता है, आगे कौन आएगा? हर, हर के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? शी। वाई शुड सी, शुड एक मॉडल है, इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? बी। वाई शुड सी बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, वाई शुड सी बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, बस आगे चलो। व्हेन विल यू स्टार्ट द मीटिंग, व्हेन का व्हेन लिख दो, व्हेन द मीटिंग आगे आएगा, विल का विल लिख दो, इनमें कोई चेंज नहीं। व्हेन विल द मीटिंग, किसी भी मॉडल के साथ विल शेल के साथ क्या लिखते हैं? बीई बी, बी लिख दो। व्हेन विल द मीटिंग बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड बाय यू, तो जी कंप्लीट हो गया, बस इतना सब तो चीज है, ठीक है। कुछ नहीं है, जो टेंस की टेबल मैंने आपको सिखाई थी ना वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ भी, बस कहीं वाई लिख दिया, कहीं डब्ल्यू एच वैन लिख दिया, कहीं वाई लिख दिया, कहीं हाउ लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, उसको वैसा का वैसा ही लिख दो आगे, बस खत्म बात। आगे चलो देखो, और ओके बात बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल छोटी छोटी कैसी बतानी हो ना तो बहुत आसान है, बट उससे आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे, इसलिए आपको इन मुश्किल चीजों को भी आसान तरीके से बताना ना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। तो ऐसा नहीं किया जा सकता है कि मुश्किल चीजों को छोड़ दिया जाए, है ना, बच्चे को बताया ना जाए, उसको बताना पड़ेगा, और आपको सिखाना भी है मुझे, है ना, तो सीखो आप, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जोर आए, आप देखो इजी की तरफ मत भागो, इफेक्टिव की तरफ भागो, कि इफेक्टिव क्या है ना, कि इफेक्टिव क्या है, काम आपके एग्जाम में वो इफेक्टिव चीजें आएगी जो आप सीखोगे, नंबर उसी से आएंगे, इजी कितना भी सीख लो उससे नंबर नहीं आएंगे आपके, है ना। तो जो इफेक्टिव है कोई बात नहीं, अगर सीखने में थोड़ा टाइम भी लग जाए तो उस बात की चिंता मत करना, समय देना, बट सीखना वही चीजें जो आपके एग्जाम में आपके काम आए, है ना। अब आगे देखो, हु रोट द रामायण। अब ये जो हु वाले सेंटेंस है ना, इनमें थोड़ा थोड़ा इनका सेंटेंस अलग टाइप से बनता है, इनका पैसिव। मैंने आपको एक बात बताई थी, हु का क्या बन जाता है? हुम, और हुम का क्या बन जाता है? हु, बस इतनी सी बात याद रखना। अब देखो, अब देखो, हु का आपने क्या बनाया? हुम, अब हुम बनाओगे तो उसके साथ आपको बाय लिखना पड़ेगा, बाय हुम। अब देखो एक्चुअली में ये क्या है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये बाय हुम होना तो सबसे पीछे चाहिए था, बाय हिम, बाय देम, बाय यू की तरह, बट ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो इसको इंटरोगेटिव भी तो बनाना पड़ेगा ना आपको, इसलिए हम इस बाय हुम को आगे लिखते हैं कि बाय हुम, इस हु का तो क्या बना दिया? बाय हुम। अब रॉट दी रामायणा, अब देखो एक्चुअली में इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होगा, सोचो आप, ये बाय हुम तो पीछे की चीज थी, इसको बस आगे लिख दिया है, ये तो सबसे पीछे वाला है, बाय राम, बाय हिम की तरह। ए कार वॉज क्लीन्ड बाय हिम, सब्जेक्ट कौन है? ए कार, है ना। ए बुक वॉज रिटन बाय हिम, सब्जेक्ट कौन है? ए बुक। वैसे ही बाय हिम तो पीछे की चीज थी, बस उसको आगे लिख दिया है, क्योंकि सेंटेंस क्या है? इंटरोगेटिव है, इसलिए बाकी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। बाय हूं, अब डब्ल्यू आर ओ टी ई रॉट वर्ब की कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का पैसिव यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव कैसा होगा? पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेगा, ई सॉरी वॉज या फिर वर। अब देखो, ये बाय हुम तो हो गया ऑब्जेक्ट, इसको काटो, अब बच गया सिर्फ द रामायण, यानी कि ये होगा सब्जेक्ट, द रामायण के अकॉर्डिंग वॉज लगेगा या फिर वर लगेगा? क्या लगेगा बताओ? वॉज लगेगा। बाय हुम वॉज दी रामायण, बाय हुम वॉज द रामायण रिटन, रिटन थर्ड फॉर्म, बस।
बाय हुम वॉज द रामायण रिटन। देखो इसमें दो ही चीजें हैं, एक तो बाय हुम है और एक रामायण है। बाय हुम तो ऑब्जेक्ट आप पहचान गए, पीछे की चीज है। अब सब्जेक्ट कौन बचा, द रामायण। अब वॉज या फिर वर किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, द रामायण के अकॉर्डिंग। बाय हुम वॉज द रामायण रिटन। अब बस आपके एग्जाम में क्या लिखा होगा यहाँ पे, कभी कभी वो वर लिख देगा, बाय हुम वर द रामायण रिटन, आप नहीं पहचान पाओगे। बस इतनी सी बात मेरी याद रखना, इसके साथ तो बाय लगाए, ये तो पीछे की चीज थी, बस आगे लिख दिया है। और चीजें दो ही है, एक तो बाय हुम और एक कर रामायण, एक सब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है। तो ये बाय हुम तो हो गया पीछे वाला ऑब्जेक्ट, रामायण हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि वॉज और रिटन तो कुछ हो नहीं सकता, है तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। तो रामायण के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वॉज, बाय हुम वॉज द रामायण रिटन। अब देखो इसमें एक टाइप और होता है, टाइप क्या होता है, ये जो बाय हुम है ना, इसका बाय यहां से उठा के पीछे रख सकते हो। इस बाय हुम का बाय आप यहां से उठा के पीछे रख दो, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा, बस इस बाय को यहां से उठाया और यहां रख दिया। बाय को पीछे रखते ही हुम तो हु बन जाएगा, हुम क्या बन गया, हु, और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा, है ना। अब एक सेंटेंस है देखो, हु किल्ड ए स्नेक, हु किल्ड ए स्नेक। हु का तो क्या बना दिया, बाय हूं, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस कौन सा, पास्ट सिंपल, हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा, पास्ट कंटीन्यूअस की, वाज या फिर वर। अब वाज लगाए या वर लगाए, ये हु था ना, इसका तो बन गया हुम, ये तो इसकी होगी बात खत्म। अब दूसरी चीज हमारे पास सिर्फ ए स्नैक है, ये बनेगा हमारा सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे वॉज, बाय हुम वॉज ए स्नैक किल्ड, ये हो गया। अब मैंने आपको बताया था इस बाय को भी आप यहां से हटा सकते हो, बाय को हटा के अगर आप पीछे लिख दोगे ऐसे सीधा सीधा, किल्ड के बाद सीधा बाय लिख दिया, तो इस हुम को भी क्या लिखना पड़ेगा, हु लिखना पड़ेगा, बस। हु वॉज ए स्नैक किल्ड बाय। आगे चलते हैं, देखो थोड़ा सा हल्का से याद करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हु स्टॉल द लैपटॉप, हु का क्या बनाएंगे, आप खुद पढ़ाओ, देखो ये जगह इसलिए छोड़ी कि आप प्रैक्टिस करो खुद। हु का तो क्या बना दिया, बाय हुम, स्टॉल वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वॉज या फिर वर। अब देखो इस लैपटॉप के अकॉर्डिंग लगेगी, ये तो एक लैपटॉप है, क्या लिखेंगे, बाय हुम वॉज दी लैपटॉप स्टॉलन। अब मैंने आपको क्या बताया था, बाय को हटा सकते हो, बाय को यहां से हटा दो, बाय को हटाते ही हुम का बन जाएगा हु, और बाय को क्या लिखना पड़ेगा लास्ट में, हु वॉज दी लैपटॉप स्टॉलन बाय, हु वॉज दी लैपटॉप स्टॉलन बाय। कुछ नहीं करना, इस बाय को उठा के पीछे रख दिया, हुम का हु बन गया, बाकी सब सेम। आगे चलो देखो, अभी अगला वाला सेंटेंस थोड़ा सा मैंने आपके लिए ऐसे डाला है कंफ्यूजिंग ना। हु टॉट यू इंग्लिश, टॉट का मतलब, टॉट एक वर्ब है, पढ़ाई जाती है, क्या पढ़ाई जाती है, इंग्लिश, एक ऑब्जेक्ट, किसको पढ़ाई जाती है, यू को, ऑब्जेक्ट नंबर दो, यानी कि इसके ऑब्जेक्ट हो गए दो। पैसिव कितने बनेंगे, चार, क्योंकि देखो रामायण वाले में ऑब्जेक्ट था एक, पैसिव कितने बने, दो, कितने बने, दो। लैपटॉप वाले में थे ऑब्जेक्ट था एक, पैसिव कितने बने, दो, एक तो बाय को आगे रखा, एक बाय को पीछे रख दिया। इसमें तो ऑब्जेक्ट ही दो हैं, तो दो पैसिव तो बनने थे, फिर दो बाय को पीछे रखने वाले, टोटल कितने पैसिव हो गए, चार। अब चार पैसिव बनाएंगे देखो इसके, हु का तो क्या लिख देंगे, एक ऊपर बनाता हूं पहले, बाय हुम, हु का लिख देंगे बाय हुम, डॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या लगेगा, वॉज या फिर वर। अब पहला पैसिव बनाएंगे, दो ऑब्जेक्ट है ना, यू और इंग्लिश, पहला पैसिव बनाएंगे इंग्लिश के अकॉर्डिंग, बाय हुम। अब आगे किसको लाएंगे, इंग्लिश को, इंग्लिश के साथ वॉज लगाएं या फिर वर, वॉज, बाय हुम वॉज इंग्लिश टॉट, बाय हुम वॉज इंग्लिश टॉट। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आप इंसान को पीछे रखोगे तो उसे अपने साथ कौन चाहिए, डू, बाय हुम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू, हो गया। अगला पैसिव, अगला पैसिव क्या है, बाय को हटा दो, बाय को हटाते हुम का तो हु लिखना पड़ेगा, हु वॉज इंग्लिश टॉट टू यू, हु वॉज इंग्लिश टॉट टू यू बाय, बस इतना सिंपल सा है। बाय हुम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू, बाय को उठा के पीछे रख दो, हुम का हु बन जाएगा, हुम का तो हु बना दिया, बाय को उठा के पीछे रख दिया।
हु वाज इंग्लिश टॉट टू यू बाय, है ना। ये दिखने में आपको कितना ही गलत लगे पर सेंटेंस बिल्कुल सही है ना। तो थोड़ा सा याद रखना, बाय हूं वाले को अच्छे से सीख लो इसको। और दूसरा वाला क्या याद रखो कि बाय को पीछे रख दो, हूं का हु बना दो, बस। ये तो दो पैसिव हो गए। अब अगला पैसिव बनाएंगे। यहां तो हम इंग्लिश को आगे लाए थे, इसलिए पीछे टू यू लिखा है ना। अब यू को आगे लाएंगे, अब देखो कैसे बनाएंगे, है ना। इसको नीचे वाले को मिटा दूं मैं, इस नीचे वाले को मिटा देता हूं। अब यहां बनाएंगे इसकी दो पैसिव, है ना। अब क्या हु का तो बाय हूं, बाय हुम। अब यू को लाएंगे आगे, यू के अकॉर्डिंग वॉज लिखे वर लिखे, वर, बाय हुम वर यू डॉट, इंग्लिश को आगे रखो पीछे रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी टू नहीं लगेगा बेचारे के साथ। बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, बस। अब दूसरा कैसे बनाएंगे, इस बाय को तो उठा के रख देंगे पीछे, और हुम का क्या बना देंगे हु, बस खत्म। हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय, खत्म, इतनी सी बात है। ठीक है, आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करना सीख जाओगे। प्रैक्टिस तो देखो आपको ही करनी पड़ेगी यार, मैं आपके नाम की प्रैक्टिस थोड़ी कर सकता हूँ, वरना मैं कर देता। अगला देखो, whom, ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, whom have you invited, और मैंने आपको बताया था who बदल जाता है whom में, और whom बदल जाता है who में। तो अब whom किस में बदलेगा, who में। who, who के साथ क्या लगेगा, has या फिर have, has, who has के साथ क्या लगता है पैसिव में, been, who has been invited by you, who has been invited by you, आप आपके द्वारा किसको इनवाइट किया गया है, who has been invited by you। अब देखो इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो who है ना, ये who सब्जेक्ट होता है, whom ऑब्जेक्ट होता है। अब ये इस एक बार के लिए इस who को थोड़ा सा भूल जाओ, इसकी जगह से याद रखो यहाँ राम लिखा है, राम हैज बीन इनवाइटेड बाय यू, है ना, बस। राम की जगह आपने क्या लिख दिया, who लिख दिया, इतनी सी तो बात है। who has been invited by you, बस खत्म बात। चले आगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, खूब सारे एक्सरसाइज है। व्हाट डज शी ईट, अब देखो व्हाट लिखा है ना, व्हाट तो ऑब्जेक्ट ही तो होता है, उसका रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, तो व्हाट खुद भी तो ऑब्जेक्ट होता है ना। व्हाट डज शी ईट, आगे किसको लाएंगे, व्हाट का व्हाट, व्हाट, हेलो हेलो हेलो, व्हाट। अब देखो व्हाट, अब टेंस पहचानो कौन सा है, टेंस है डज, डज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा, खुद से नीचे वाले की, कौन होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, क्या लेगा, इज एम आर। अब व्हाट के साथ क्या लगाएंगे, व्हाट क्या सिंगुलर है ये, तो इसके साथ क्या लिखेंगे, इज, व्हाट इज। के बाद वर्ब ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, व्हाट इज ईटन बाय, शी का क्या लिख देंगे, हर, व्हाट इज ईटन बाय हर, व्हाट इज ईटन बाय हर, उसके द्वारा क्या खाया गया है, व्हाट डज शी ईट, वो क्या खाती है, व्हाट इज ईटन बाय हर। आगे देखो, व्हाट हैव यू डन, व्हाट, अब व्हाट के साथ हैव लिखे हैज लिखे, हैज, व्हाट हैज के साथ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, बाय देखा देम, व्हाट हैज बीन डन बाय देम। आगे चलो, व्हाट वर यू कुकिंग, व्हाट का व्हाट, अब वॉज या फिर वर्ब में से क्या आएगा, वॉज, व्हाट वॉज, मैंने आपको बताया था आईएनजी होता है तो आईएनजी जुड़ेगा, व्हाट वॉज बीइंग कुक्ड बाय यू, व्हाट वॉज बीइंग कुक्ड बाय यू। आगे चलो, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट इज एमआर में से क्या आएगा, इज, व्हाट इज, ईटिंग का आईएनजी के बदले क्या लगेगा, बीइंग, व्हाट इज बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है पेशी में, व्हाट इज बीइंग ईटन बाय यू, बस खत्म हो गया। व्हाट इज बीइंग ईटन बाय यू, है ना, आपके द्वारा क्या खाया जा रहा है, व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हो, बस इतनी सिंपल सी बात है। एक बार और देखना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं समझाई, देखो मैं आपको पूरी पैसिव बताता हूँ। टेंस की टेबल याद रखना, मैंने आपको बताया था किस किस का पैसिव बनता है किसका नहीं बनता है ना, कौन किसकी हेल्पिंग वर्ब लेता है। उसमें मोटा मोटी आपको दो ही याद रखनी है कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस की लेते हैं, पास्ट सिंपल पास्ट कंटीन्यूअस की लेते हैं, कंटीन्यूअस खुद की रखते हैं, बीइंग जुड़ जाता है, बस खत्म बात। और क्या बताया,
कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इतना ही तो बताया। और क्या बताया, एक चीज आपको हमेशा के लिए एक्स्ट्रा बताया, क्या कि प्रीपोजिशन जो आपने अब तक हमेशा बाय पढ़ी थी, लेकिन बाय की जगह कई बार चीजें बदल जाती हैं। अगर कोई औजार, इंस्ट्रूमेंट, टूल लिखा हो तो विद भी आ जाता है। अगर MERRY मैरी लिखा हो तो टू भी आ जाता है। अगर KNOW नो लिखा हो तो टू आ जाता है। अगर सरप्राइज लिखा हो तो एट भी आ सकता है, बाय भी आ सकता है। सरप्राइज एट समथिंग, सरप्राइज बाय समवन, किसी के द्वारा सरप्राइज होना, किसी चीज पर सरप्राइज होना, है ना। बस इतनी सिंपल सी चीज है। कोई दो चार वर्ड बोर होगी तो आपको बता देंगे, कोई बात नहीं ना, किसके साथ क्या आता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो मैंने आपको बताई, है ना। टेंस हो गया। फिर टेंस की पूरी आपको बताई टेबल, और आपको बताया था मॉडल। मॉडल के साथ कभी भी पैसिव बनाना तो क्या लिखना होता है, BEB, है ना। उसके बाद आगे की चीज और पढ़ेगी। उसके बाद क्या बताया आपको, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहचानना क्या बताया, कि ऑब्जेक्ट पहचानने के दो तरीके, सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट और हुम का रिप्लाई, है ना। व्हाट का रिप्लाई क्या, और हुम का रिप्लाई किसको। यानी कि अगर आप सेंटेंस से पूछोगे क्या और किसको, उसका जो जवाब आएगा वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मैंने राम को एक पेन दिया, मैंने राम को क्या दिया, एक पेन, एक ऑब्जेक्ट। मैंने किसको एक पेन दिया, राम को, ऑब्जेक्ट नंबर दो। दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब मैंने आपको बताया, अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो दो पैसिव बनती है। हाँ, अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो दो पैसिव बनती है। दो पैसिव बनती है तो हमें क्या करना होता है, अगर आप पर्सन को आगे रखोगे तो वो अकेला भी खुश है, उसे अपने साथ कोई नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप किसी पर्सन को, व्यक्ति को पीछे रखोगे तो अपने साथ कौन चाहिए, TO2। बस इतनी सी बात थी। और कुछ उसके बाद क्या पढ़े, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, जो भी WH वर्ड होता है उसको अपनी जगह रखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो पैसिव आपको टेंस के अकॉर्डिंग सिखाई थी वैसे ही बनाओ, बिल्कुल सही बने। आपके एग्जाम में आपको बनी बनाई मिलेगी। बस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहीं इज एम आर की जगह आना तो इज चाहिए था, कहीं आर तो ना लिख दिया है, कहीं एम तो ना लिख दिया, कहीं वर लिख दिया, आना वो चाहिए था। बस इतना सा याद रखना है आपको, बहुत बड़ा नहीं याद रखना है। अगला देखो, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस, आप इस नाम से इतना डरना नहीं है अपने को ना। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कुछ भी नहीं होते हैं, सिर्फ वो सेंटेंस होते हैं जिनका सब्जेक्ट नहीं लिखा होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनका सब्जेक्ट नहीं लिखा होता है आगे। वो सीधे किससे स्टार्ट हो जाते हैं, वर्ब से, है ना। जैसे गो फ्रॉम हेयर, है ना, यहां से जाओ। अब सीधा लिख दिया गो, ओपन दी डोर, दरवाजा खोलो। क्या लिख दिया आपने, सीधा ओपन दी डोर। आगे कुछ नहीं लिखा, यू ओपन दी डोर, शी ओपन दी डोर, ही कुछ नहीं, ओपन दी डोर। ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, एक्चुअली में ऑर्डर होता है, कोई किसी को आदेश देना, किसी से रिक्वेस्ट करना, प्लीज हेल्प मी। क्या बोला, सीधा हेल्प, वर्ब बोल दी। यू हेल्प मी तो नहीं बोला, है ना। सीधा क्या बोला, प्लीज हेल्प मी। ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गई, कोई परमिशन हो गई, है ना, कोई कमांड हो गई आर्मी में, कोई वार्निंग हो गई, प्लीज, काइंडली, ऐसा कुछ लिखा होता है, सभी क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से नहीं डरना है। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब सिर्फ इतना सा होता है जिनके आगे उनका सब्जेक्ट नहीं लिखा होता है ना। बस ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, परमिशन होती है, कमांड होती है, वार्निंग, प्लीज, काइंडली, ऐसा कुछ होता है ना। बस इतनी सी बात है, और इससे ज्यादा इंपेरेटिव सेंटेंस कुछ भी नहीं होता है। अब देखो, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, कि इनका सब्जेक्ट नहीं लिखा होता है। सब्जेक्ट नहीं लिखा होता है तो पीछे किसको लेके जाएंगे, बाय के साथ, किसी को ही नहीं लेके जाएंगे। वो है ही नहीं तो किसको लेके जाएंगे। बाकी में तो सब्जेक्ट होता था, उसको पीछे लेके जाते थे। अब इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, इसमें तो क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, और कई बार तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है, तो क्या करें, बस उन्हीं का पैसिव बनाना सीखना है अपने को। इसमें देखो तीन मेथड है, तीन मेथड है। सबसे पहले तीसरा मेथड देखो, तीसरा वाला बहुत सिंपल है, सीधा याद रखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इस टू को जरूर याद रखना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर कमांडेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर आस्क्ड टू। टू लिख दिया। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहां से सेंटेंस स्टार्ट होता है। भाई आपको जो सेंटेंस लिखा मिलेगा, जिसकी पेशी बनानी है, वो स्टार्ट किससे होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ओपन दी डोर। बस, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखो, उसके बाद है जैसे का जैसा चिपका देना है जैसे का जैसा वहां चिपका देना है, कोई बदलाव नहीं करना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू गो नाउ, है ना। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, बस, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टॉप द ट्रेन। ऐसे जैसा सेंटेंस लिखा है वैसा का वैसा लिख देना है, कोई बदलाव नहीं करना है खुद की तरफ से। बस एक बात हमेशा याद रखनी है अपने को, जहां कहीं भी टू लिखा होता है ना इंग्लिश में, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जामिनर क्या करेगा ना, यहाँ तो टू लिख देगा, और यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ भी लिख देगा, ये गलती करेगा। बस इसी पे आपको ध्यान देना है, उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखना है ना। वरना क्या करेगा, ये टू ही नहीं लिखेगा। टू जरूर लिखना है आपको, इन चीजों के बाद टू जरूर अपने को लिखना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। इसलिए पूरा याद रखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, टू के बाद जैसा सेंटेंस हो वैसा का वैसा लिख देना है, बस। ये तो हो गया पहला। दूसरा, सब
सब्जेक्ट तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, ऑब्जेक्ट आ गया आगे, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिख देंगे, शुड, यानी कि देखो एक तो सिंपल बनाया यू आर रिक्वेस्टेड से, एक बनाएंगे शुड से, ऑब्जेक्ट आगे लिखा फिर लिखा शुड, किससे बनाएंगे, शुड से। अब शुड होता है एक मॉडल, उसके बाद लिखनी पड़ेगी बी, बीईबी। मैंने आपको बताया ना किसी भी मॉडल की पैसिव बनाने के लिए उसके साथ बीईबी लिखना होता है, बी लिख दिया। और हमेशा वर्ब की तो कैसी फॉर्म आती है पैसिव में, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिख दो, खत्म, है ना। अगला फर्स्ट नंबर देखो, फर्स्ट नंबर किससे बनाएंगे, अब देखो सब्जेक्ट तो है नहीं, उसको छोड़ो, लेट से शुरू करेंगे, लेट, एलईटी, लेट। फिर लिखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख दिया, अब लिख देना बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। देखो तीन पैसिव बनाने हैं अपने को, किसी से भी बना देना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, दूसरा पैसिव शुड वाले से। शुड में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को तो आगे लाना ही लाना है, शुड लिखना है, शुड के साथ हमेशा पैसिव में क्या आता है, बीईबी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, खत्म। एक बनाना है लेट से, लेट ऑब्जेक्ट को आगे लाए, फिर बीईबी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस खत्म, इतनी सी चीज। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, तो तीन टाइप के होते हैं, एक होता है विद ऑब्जेक्ट, एक होता है विदाउट ऑब्जेक्ट, और एक होता है मोरल सजेशन। ऐसे ही मतलब मोरल सजेशन आपको दिए जाते हैं, आपको सुझाव दिए जाते हैं। जो विद ऑब्जेक्ट है ना, वो क्या होता है, जैसे शट द डोर, दरवाजा बंद करो, क्या बंद करो, दरवाजा, क्या बंद करो, दरवाजा, ऑब्जेक्ट कौन है, द डोर। ओपन द डोर, ओपन मतलब खोलना, क्या खोलो, द डोर, क्या खोलो, द डोर, ऑब्जेक्ट कौन है, द डोर। अब देखो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आप कैसे बढ़ाओगे पैसिव, आपका मन करे वैसे बढ़ा सकते हो। बट आप एक बात सोचो, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो क्या आप ये फर्स्ट और सेकंड टाइप से बना सकते हो उसका पैसिव, नहीं बना सकते, क्योंकि इसके अंदर तो ऑब्जेक्ट चाहिए, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो इन दोनों मेथड से तो पैसिव नहीं बनेगा। तो उसका तो और भी सिंपल है, सीधा क्या लिखो, यू आर ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड, बस खत्म बात। और बाकी आप किसी का कैसे भी बनाओ उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस है ना। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, मतलब अब आपको सिखानी है तो, है ना। शट दी डोर, इसका क्या बनाओ, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू शट दी डोर। और क्या बनाओ, शुड से बनाओ, द डोर शुड बी, शट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, शट, द डोर शुड बी शट। और बनाओ लेट से, लेट द डोर बी शट, हो गए ना पूरे, लेट द डोर बी शट। और बनाओ देखो, इसकी बनाओ अगले की, हेल्प दी पुअर की बनाओ, मोरल सजेशन वाले की, हेल्प दी पुअर, गरीबों की मदद करो। यू आर एडवाइज्ड, सलाह दे रहे हैं ना किसी को, ये रिक्वेस्ट कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प दी पुअर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दी पुअर, है ना, बस बन गया। और लेट द पुअर बी हेल्प्ड, और शुड से बढ़ाओ, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। द पुअर शुड बी हेल्प्ड का मतलब होता है गरीबों की मदद की जानी चाहिए। अब करने वाला कौन होगा उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई भी कर सकता है, आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, उसकी कोई बात नहीं है, बट होनी किसकी चाहिए, गरीबों की। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, चलो गरीबों की मदद कर देते हैं ना, चलिए चलो गरीबों की मदद की जाए, ऐसे। आगे देखो प्रैक्टिस करते हैं इसकी थोड़ी सी। प्लीज हेल्प मी, क्या बोला, प्लीज हेल्प मी, तो क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, है ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब देखो प्लीज दोबारा से मत लिख देना आप कभी भी, क्योंकि आपने क्या लिख दिया, रिक्वेस्टेड लिख दिया ना, प्लीज लिखने की कोई जरूरत नहीं, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, है ना, बस। अगला देखो, ओबे योर पेरेंट्स, ओबे मतलब अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करो, है ना, क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड की स्पेलिंग हमेशा ऐसी लिखना, देखो एस, कभी ऐसी मत लिख देना, ये गलत है। यू आर एडवाइज्ड टू, बस सेम का सेम लिख दो, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स। और शुड से बढ़ाओ, आगे लाएंगे द पेरेंट्स को, कितना सिंपल है, देखो आगे किसको लाए, द पेरेंट्स को, शुड से बढ़ाने तो शुड तो लिखना ही लिखना, शुड लिख दिया, शुड के बाद बी आएगा ही आएगा, ओबे की थर्ड फॉर्म ओबेड होती है, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड, आपके पेरेंट्स की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। लेट से भी बना सकते हो, लेट तो लेट लिख दिया, आगे ला ऑब्जेक्ट द पेरेंट्स बी ओबेड, कैसे भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको आना चाहिए। और ये लेट तो एसएससी, वो सॉरी लेट तो आरपीसी का फेवरेट है। इसके बाद देखो बी लिखा है ना, बी, इस बी को जरूर याद रखना,
बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि लेट तो आरपीसी का आरएस के एग्जाम का फेवरेट वर्ड है। इस लेट के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछेगा वो आपसे, कहीं कैसा कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछेगा, लेट हमेशा पूछता है। अगला देखो, अगला क्या है, पोस्ट द लेटर एट वंस, तुरंत अभी क्या कर दो, इस लेटर को पोस्ट कर दो। यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट द लेटर एट वंस, यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट द लेटर एट वंस। और क्या कर सकते हो, लेट, आगे कौन आएगा, द लेटर, लेट द लेटर बी पोस्टेड एट वंस। और क्या बना सकते हो, शुड से बनाओ, आगे कौन आएगा, द लेटर, सोचा करो मत, देखो द लेटर आगे लिख दिया, शुड से बनाना है तो शुड तो लिखना ही है अपने को, सोचने की कोई बात ही नहीं है। शुड लिखा है तो किसी भी मॉडल की पैसिव में क्या जुड़ता है, बी, बी जुड़ता है, बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड एट वंस, तो पहले से लिखा है तो लिख दो बस, द लेटर शुड बी पोस्टेड एट वंस, खत्म, इतनी सी बात है। आगे देखो, गिव ए चांस, एक चांस छोड़ दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव ए चांस, और बनाओ शुड से, आगे कौन आएगा, ए चांस शुड बी गिवन, और बनाओ लेट से, लेट ए चांस बी गिवन, कितना सिंपल है, देखो लेट ए चांस बी गिवन, चलो एक चांस और दिया जाए, लेट ए चांस बी गिवन, ए चांस शुड बी गिवन, है ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव ए चांस, कितना सिंपल है, सबसे सिंपल है ये तो। अगला देखो, कॉल द पुलिस, यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल द पुलिस, यू आर एडवाइज्ड, किसी को सलाह भी दे सकते हो ना पुलिस बुलाने के लिए, तो क्या मामला बढ़ गया, आपको मैं सलाह दे रहा हूं कि आप अब तो पुलिस को बुला लो, यू आर एडवाइज्ड टू कॉल द पुलिस, द पुलिस शुड बी कॉल्ड, पुलिस को बुलाया जाना चाहिए, द पुलिस शुड बी कॉल्ड, लेट द पुलिस बी कॉल्ड, कुछ भी बना दो सब सही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंफ्यूज होना ही नहीं है, सब कैसा भी आपका मन करे वैसे बनाओ। पेंट द कार, you are ordered to paint the car, you are requested to paint the car, you are advised to paint the car, you are suggested to paint the car, कुछ भी लिख दो सब सही है। और देखो, the car should be painted, गाड़ी को कलर किया जाना चाहिए, the car should be painted, let the car be painted, है ना, बस आगे चलो। take an action, you are ordered, you are requested, you are advised, you are suggested, you are commanded to take an action, should से बनाओ, an action should be taken, let से बनाओ, let an action be taken, बस आगे देखो, start the game, you are ordered to start the game, you are requested to start the game, you are advised to start the game, है ना, कोई आपका दोस्त था पहले बहुत खेलता था, उसने छोड़ दिया खेलना, तो आप बोलो यार गेम को दोबारा स्टार्ट करो, you are advised to start the game, you are suggested to start the game, है ना। और should से बनाओ, the game should be started, let से बनाओ, let the game be started, बस कितना सिंपल, सो सिंपल सो इजी। अब ये इतनी सारी प्रैक्टिस आप खुद करना ना, किसी देखो कैसा, जैसे वर्क हार्ड का बनाओ, वर्क हार्ड कौन है, ऑब्जेक्ट, मेहनत करनी चाहिए, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वर्क हार्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, बस शुड से तो बन नहीं सकता, वर्क शुड बी हार्ड तो हो नहीं सकता, हार्ड शुड बी वर्क हो नहीं सकता, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो सिर्फ एक ही बन सकता है, क्या, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्क हार्ड, बस। कीप योर प्रॉमिस, यू आर ऑर्डर्ड टू कीप योर प्रॉमिस, यू आर एडवाइज्ड टू कीप योर प्रॉमिस, यू आर सजेस्टेड टू कीप योर प्रॉमिस, द प्रॉमिस शुड बी केप्ट, लेट द प्रॉमिस बी केप्ट, कुछ भी बना दो, है ना, आपकी मर्जी है। डू योर वर्क का बन सकता है, डू मतलब करना, क्या करना, अपना काम, है ना, डू योर वर्क, यू आर एडवाइज्ड टू डू योर वर्क, यू आर सजेस्टेड टू डू योर वर्क, लेट योर वर्क बी डन, योर वर्क शुड बी डन, बस आगे चलो, इतना तो सिंपल है। आगे चले, हो गया इतना। देखो मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया, टेंस का सिखाया, मॉडल का सिखाया, इंपेरेटिव का सिखाया, सिखा दिए तीनों। अब कौन कौन बच गया, इन्फिनेटिव और एलिटी लेट, पांच इंपॉर्टेंट है आपके, टेंस, मॉडल, इंपेरेटिव, इन्फिनेटिव, एलिटी लेट, टेंस, मॉडल, इंपेरेटिव, इन्फिनेटिव, एलिटी लेट, टेंस सिखाया, मॉडल सिखाया, इंपेरेटिव सिखाया, अब सीखेंगे इन्फिनेटिव, है ना, बस अब तो खत्म होने वाला है टॉपिक, कुछ भी नहीं बचा टॉपिक में, ये टॉपिक, इसमें ये वैसे ही बहुत सिंपल टॉपिक है, आप दो चार बार पढ़ो खुद ही समझ में आ जाएगा। इंपेरेटिव, सॉरी इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव होता क्या है, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, इन्फिनेटिव के नाम से डरना नहीं है, इन्फिनेटिव सिर्फ इतनी सी चीज होती है, एक तो टू लिखा होता है, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका नाम ही इन्फिनेटिव है, बस याद ना रहे भूल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना से याद रखो, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बस।
टू के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होती है ना, उसका नाम क्या होता है? इन्फिनेटिव नाम होता है उसका। उसका नाम क्या होता है? इन्फिनेटिव। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इतना ही याद रखो, उसी का नाम इन्फिनेटिव है। और इन्फिनेटिव नाम सुन के आप बिल्कुल डरना मत, कुछ चीज नहीं है, बहुत हल्की सी चीज है, बहुत ही हल्की चीज है, कुछ भी नहीं है ये आप लोगों के सामने ना। तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सीखने की बात इतनी सी है, अगर टू के साथ वर्ब, ये सबसे इजी है, सबसे इजी यही है। अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो भैया टू तो हटेगा नहीं, टू का तो टू रहेगा। पैसिव के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी आपको हमेशा। तो यानी कि फर्स्ट फॉर्म की तो बना दी थर्ड फॉर्म, टू का टू। अब मैंने आपको एक बात बताइए क्या, कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू के बाद हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? अब देखो बात यहाँ अड़ गई, कि पैसिव लिख रहा है तो थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, लेकिन टू इस जिद पे अड़ा हुआ है कि मैं आऊंगा तो मेरे बाद तो वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म आएगी और कोई नहीं आएगा। बीच में किसको लाए? किसको लाए? बी को। बी वर्ब की कैसी फॉर्म होती है? फर्स्ट। तो ले बाई टू, तू बी को रख, है ना। बी दे दी, टू के बाद बी आ गई, बी फर्स्ट फॉर्म होती है, इज एम आर बी। टू खुश हो गया। बी के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी पैसिव में? थर्ड फॉर्म, है ना। जैसे विल बी डन, मैंने आपको बताया था ना, विल शैल कुड कोई भी मॉडल होता है, उसके बाद क्या आता है? बीई बी। और उसके बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। यानी कि बी के बाद हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। पैसिव में, पैसिव में बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो सारे हो गए खुश आपस में। सीख गए टू, इन्फिनेटिव का पैसिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका पैसिव क्या होगा? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू का टू आना ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव में लिखनी है, बीच में बी लिख दिया छोटा सा, इन दोनों को जोड़ने के लिए, खुश करने के लिए बी, बस खत्म बात, इतना सा पैसिव है, हो गया पूरा। टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो जी, आओ आगे देखते हैं। एक्टिव में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, सब्जेक्ट को पीछे लेकर जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब और टू प्लस वी वन का टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, खत्म बात। प्रैक्टिस करते हैं, देखो। आई एम टू डू इट, क्या लिखा है? इसका पूरा ट्रांसलेशन वाला सब कुछ सिखा दूंगा आपको इसका। आई एम टू डू इट, आगे किसको लाएंगे? इट को। लाए आगे जी इट। अब आई के साथ तो एम लिखा था, इट के साथ क्या आएगा? इज। टू डू का पैसिव क्या होगा? टू बी डन। टू डू का पैसिव टू बी डन। आई एम इट इज टू बी डन बाय मी। आई को किसे कहां लेके जाएंगे? पीछे। नहीं समझे? देखो, इट को लाए आगे, आई को लेके जाएंगे पीछे, बाय। टू डू का पैसिव क्या होगा? टू बी डन। अब देखो, आई के साथ तो एम लिखा था, इट के साथ क्या आएगा? इज। इट इज टू बी डन बाय मी। इट इज टू बी डन बाय मी, कितना सिंपल है देखो। आई एम टू डू इट, इसका मीनिंग क्या होगा हिंदी में? मुझे यह काम करना है, मुझे यह करना है, आई एम टू डू इट। ये भी आप सीखना, क्योंकि आपकी ट्रांसलेशन भी तो है ना। मुझे यह करना है। आपको एक बात बताता हूँ, देखो, मैं यह करता हूँ, आई डू इट, इसका आपने ट्रांसलेशन कर दिया। बट जब ऐसा लिखाएगा ना, मुझे यह करना है, मुझे वहां जाना है, मैं वहां जाता हूँ, इसकी इंग्लिश बनाना आसान है, आई गो देयर। बट मुझे वहां जाना है, इसकी इंग्लिश आप नहीं बना पाओगे वहां इजीली, इसलिए थोड़ा सा इसको सीखो। मुझे यह करना है, आई एम टू डू इट, है ना, आई एम टू डू इट, मुझे यह करना है, आई एम टू डू इट। तो पीछे क्या होगा? इट इज टू बी डन बाय मी। बस आगे देखो, यू आर टू राइट इट, आपको यह लिखना है, यू आर टू राइट इट, आपको यह लिखना है, यू आर टू राइट इट। पैसिव क्या होगी? आगे आएगा इट, यू के साथ तो आर था, इट के साथ आएगा इज, टू राइट की पैसिव, टू बी रिटन, यू का बाय यू पीछे लेके जाएंगे, है ना। इट इज टू बी रिटन बाय यू, इट इज टू बी रिटन बाय यू। बस आगे देखो, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, मुझे यह काम खत्म करना पड़ेगा, मुझे काम खत्म करना है हर हाल में, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, है ना। I have to finish this work. I have to crack my exam. I have to crack RS exam. Anyhow, I have to finish this work. आगे कौन आएगा? This work. पीछे कौन जाएगा? I. क्या बना दिया? By me. To finish का to be finished. अब देखो, I के साथ have लिखा था, this work के साथ has आ जाएगा, खत्म। This work has to be finished by me. आगे देखो, you have to choose a dress. आगे किसको लाएंगे? Address. यू का पीछे बाय यू, टू चूज का टू बी चूजन। अब देखो, यू के साथ हैव लिखा था, एड्रेस के साथ हैज आ जाएगा, एक सिंगुलर है, खत्म बात। आगे देखो, देयर इज नथिंग टू लूज,
अब देयर इज नथिंग को तो देयर इज नथिंग रहने देंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, चेंज ही नहीं कर सकते, छोड़ो इसको। टू लूज का क्या बना देंगे, टू बी लॉस्ट। टू लूज, टू प्लस वी वन का पेसिव क्या हो जाएगा, टू बी लॉस्ट। अब देखो, ये मोबाइल रिपेयर होना है, यह मोबाइल रिपेयर होना है। दिस मोबाइल इज टू बी रिपेयर्ड बाय समवन एल्स, किसी और के द्वारा। भाई ये मोबाइल रिपेयर होना है तो किसी और के द्वारा। इसका इंग्लिश देखो क्या बनाएंगे, यह मोबाइल की, दिस मोबाइल होना है कि मैंने आपको बताया था इज होती है इज टू, इज टू किसी और के द्वारा होना है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसी में लिखेंगे। दिस मोबाइल इज टू बी रिपेयर्ड, यह मोबाइल रिपेयर होना है। उसे एक पत्र लिखना है, इसके इंग्लिश बढ़ाओ, उसे एक पत्र लिखना है। शी is to write a letter, उसे एक पत्र लिखना है। she is to write a letter, पैसिव क्या बनाएंगे, ए लेटर आगे आएगा, ए लेटर, ठीक है। इज आएगा लेटर के साथ। टू राइट का पैसिव क्या होगा, टू प्लस वी वन का टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी रिटन, पीछे कौन जाएगा, बाय हर। ए लेटर इज टू बी रिटन बाय हर, है ना। उसे एक पत्र लिखना है, क्या होगा, शी इज टू राइट ए लेटर इज टू बी रिटन बाय हर। अगला देखो, उन्हें काम पूरा करना था, दे वर टू कंप्लीट द टास्क, दे वर टू कंप्लीट द टास्क, कैसे क्या होगा, द टास्क was to be completed by them, the task was to be completed by them, बस इतना सिंपल है। क्या बनाएंगे देखो, उसे उपनिषद पढ़ने हैं, ऐसी ही ट्रांसलेशन आपके एग्जाम में आएगी, यही आपके एग्जाम में काम आने वाले सेंटेंसेस है। उसे उपनिषद पढ़ने हैं, ही इज टू रीड उपनिषद, इज टू रीड उपनिषद। उपनिषद आगे लाइन किसको, उपनिषद, इसका इस टू बी रीड की थर्ड फॉर्म रेड बाय हिम, उपनिषद इज टू बी रेड बाय हिम, कैसे बना दिया, बस कितना सिंपल। अगला देखो, अब हमें इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। अब का तो बना दो, नाउ हमें वी विल, विल है ना, हैव टू, मजबूरी है तो क्या लिखना पड़ेगा, हैव टू रीड इंग्लिश, नाउ वी विल हैव टू रीड इंग्लिश। पैसिव क्या बनाएंगे, नाउ का तो नाउ रहने दो, नाउ, एक मिनट रुको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। नाउ इंग्लिश will have to be read by us, now English will have to be read by us, बस करें, आगे चलते हैं। हो गया पूरा, इंपेरेटिव सिखा दिया है ना। इंपेरेटिव में क्या छोटे छोटे टाइप है, लेट है, शुड है, यू आर रिक्वेस्टेड है। फिर आपको इन्फिनेटिव सिखा, इन्फिनेटिव में क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, कैसे बनाते हैं, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थोड़ा सा 10 मिनट का समय और दे दो आप मेरे को, ये लेट का और पूरा कर लेते हैं। लेट वाले सेंटेंस देखो, इसमें क्या होता है, लेट वाले सेंटेंस, ये लिख दिया लेट। देखो लेट एक वर्ब होती है जिसकी तीन फॉर्म होती है, वो तीनों फॉर्म सेम होती है, लेट लेट लेट। ये लेट बहुत खतरनाक होता है, इसकी तीनों फॉर्म कैसी होती है, सेम, लेट लेट और फिर लेट। लेट बहुत खतरनाक होता है, लेट की तीनों फॉर्म कैसी होती है, सेम, लेट लेट लेट। अब देखो क्या लिखा है, ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ लेट आर सेम। अच्छा, ये क्यों खतरनाक होता है, आप मेरे से पूछो कि क्यों खतरनाक होता है सर। देखो लेट बताओ क्यों खतरनाक होता है, क्योंकि लेट इतनी खतरनाक चीज है, ये टू को खा जाता है। ये किसको खा जाता है, ये टू को खा जाता है, लेटो। और उसके बाद अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो ना, तो ये किसको खा जाएगा, टू को खा जाएगा। ये किसको खा जाएगा, टू को। इसके बाद सिर्फ कौन रह जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट किसको खा जाएगा, टू को। इसके बाद सिर्फ कौन रह जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वी वन का पेसिव क्या होता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर लेट लिखा होता है तो लेट टू को खा जाएगा और यहाँ वाले टू को भी खा जाएगा, बस, है ना। देखो मैंने आपको बताया लेट बहुत खतरनाक होता है, ये किसको खा जाता है, टू को खा जाता है। अगर लेट लिखा हो फिर टू प्लस वी वन लिखा हो और इसका पेसिव क्या बनाएंगे, लेट टू का पेसिव क्या होगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये लेट क्या करता है, इस टू को भी खा जाता है और इस टू को भी खा जाता है। हो गया खत्म, इतना से आपका लास्ट। अब देखो, लेट मी डू दिस वर्क, एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए था, लेट मी टू डू दिस वर्क, ठीक है।
एक्चुअली में ये होना चाहिए था, पर ये लेट ने क्या किया, टू को खा गया जी, खत्म करो इसको, फिर नहीं रहेगा ही नहीं है। लेट मी डू दिस वर्क, पैसिव बनाओ। लेट, आगे कौन आएगा, दिस वर्क पीछे छूट के आगे आएगा, लेट दिस वर्क। अब यहाँ पे टू टू था, उसका टू भी डन होना था, टू को फिर खा गया, तो बी डन बाय, बस लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, खत्म हो गया। ये इन्फिनेटिव जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। वहां टू प्लस वी वन साफ साफ था, यहाँ लेट होने की वजह से दोनों टू खा गया वो। लेट दिस वर्क टू बी डन बाय, आगे चलो। लेट हर सिंग ए सॉन्ग, लेट आगे रहेगा, लेट ए सॉन्ग आगे आएगा, क्योंकि पीछे वाला तो आगे आएगा ना। लेट ए सॉन्ग, अब ये टू सिंग था, यहाँ पे टू खा गया। टू सिंग का पैसिव क्या होता है, टू बी संग, तो यहाँ पे बी संग लिखेंगे, टू फिर खा जाएगा। लेट, लेट ए सॉन्ग बी संग बाय, बाय हर, लेट ए सॉन्ग बी संग बाय हर। अगला देखो, लेट देम डिस्कस दी मैटर, लेट दी मैटर, लेट दी मैटर बी डिस्कस्ड, क्योंकि टू को खा गया, बी डिस्कस्ड बाय देम, बस खत्म हो गया, इतना इतना सही है। अभी थोड़ा सा लेट वाला ये और बचे, ये देख लो क्या लिखा है, लेट्स प्ले टुगेदर। कई बार ऐसा बोलते हैं ना हमें, चलो हम खेलते हैं, लेट्स प्ले टुगेदर, है ना। उसका क्या होता है, सजेशन ही तो होता है एक तरीके से। आप किसी अपने दोस्तों को बोलो कि चलो यार कहीं घूमने चलते हैं, चलो कुछ खेलते हैं, है ना। वो एक तरीके से सजेशन है, तो उसके लिए उसका पैसिव कई बार क्या बना देते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर, ये मेरा सजेशन है कि हमें एक साथ खेलना चाहिए, है ना। अगला देखो, लेट्स वर्क, चलो काम करते हैं, है ना, चलो हमें काम करना चाहिए। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क टुगेदर, या फिर वी शुड वर्क, कुछ भी लिख दिया ना, ये छोटा सा और कभी कभार पूछा जाता है, तो मैंने आपको बता दिया, है ना। तो देखो पैसिव अब आपको पूरा हो गया खत्म, है ना। पैसिव आपका क्या हो गया, पूरा खत्म। क्या क्या पढ़ा है, टेंस की टेबल जरूर याद रखना, प्रीपोजिशन जरूर याद रखना, आई का मी, ही का हिम का ही, शी का हर का शी, वो जरूर याद रखना। इन्फिनेटिव का पढ़ा है क्या, टू प्लस वी वन का क्या बनाते हैं, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर याद रखना। इंपेरेटिव के तीन बताए थे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर कमांडेड, और एक शुड वाला, ऑब्जेक्ट होगा, शुड के साथ बी होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। एक लेट वाला, लेट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, बी होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। समझ में आया, वहां पे टू क्यों नहीं आता, क्योंकि वो खा जाता है, कौन, ये लेट खुद। फिर आपको एक बताया लेट वाला लास्ट, है ना, इंपेरेटिव बता दिया, इन्फिनेटिव बता दिया, मॉडल बताया, मॉडल के साथ बी बी आएगा, है ना, बता दिया। फिर एक बताया लास्ट आपको लेट वाला, लेट में क्या होता है, लेट वो एक टू लिखा होता है, टू प्लस वी वन होता है, उसका टू खा जाता है, फिर नीचे भी टू खा जाता है, तो क्या बच जाता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस। लेट मी डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, खत्म, ऐसी बात है। और देखो, अब ये क्या लिखा है, ये लिखते हैं कर भला तो हो भला, है ना। ये तो मंत्र है, इसको रोज रटा करो। आप जितना दूसरों का भला करोगे, आपका भगवान उतना भला करेगा, है ना। मेरी तरफ से, मेरे से जो जितना आप लोगों के लिए बन पा रहा है यार, मैं जरूर पूरी कोशिश करता हूँ करने की, है ना। और मैं खूब मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। देखो ये सब कुछ लिख लिख के, आपके डाउट वाउट, आपके कमेंट, है ना, सब देखता हूँ, नोट करता हूँ, किस बच्चे ने क्या पूछा है ना। तो खूब कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से। और बाकी जो खूब सारे बच्चे हैं, जैसे विकास ने कमेंट किया कि सर होली सिलेबस पूरा करके ही खेलेंगे, तो यार जरूर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मतलब आप आपकी होली बहुत अच्छी और सिलेबस अपना पूरा हो जाए ना। और जो भी एक टू गुड गेमर जो बच्चा है, वो भी खूब कमेंट करता है, खूब डाउट पूछता है, तो आप खूब कमेंट डाउट सब कुछ किया करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब कुछ किया करो, खूब भला करना है अपना। और देखो ट्विटर पे सर खूब एक्टिव रहते हैं, तो ट्विटर ज्वाइन कर लो। ट्विटर वैसे भी बहुत काम की चीज है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप कॉपी वॉपी वहाँ भेज सकते हो, इजीली चेक हो जाएगी, बहुत सारा फायदा है उसका। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, पीडीएफ वहीं मिलेगी। लाइक जरूर किया करो अच्छा लगे तो, डिसलाइक भी जरूर किया करो अगर अच्छा ना लगे तो, है ना। लेकिन लाइक डिसलाइक से हमें कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा ना, तो लाइक ही कर दिया करो। लेकिन देखो काम की चीज क्या है, आप कमेंट जरूर किया करो। कमेंट करने से बहुत सारी चीजें पता चलती है कि एक तो क्या कि बच्चे पूरा वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या दोबारा से समझाना है, क्या और करना है, बहुत सारी चीजें समझ में आती है ना। तो आप लोगों के लिए बहुत फायदे की चीज है कमेंट करना। दूसरा, आप कुछ कमेंट करोगे, आप लिखोगे, इतने बड़े बड़े जैसे बच्चे लिखते हैं कमेंट, तो वो बहुत कुछ सीखते हैं यार। फालतू की चीजों में टाइम पास नहीं करना है, वहां भी तो लोग करते हैं ना, फालतू घंटे घंटे बर्बाद करते हैं। तो आप अच्छी चीजें करो, कमेंट लिखो, बढ़िया से अपना कुछ सीखो। 2 4 6 महीने में एग्जाम निकाल के जाओ, फिर खूब मजे करना, है ना। और यूट्यूब पे सारे वीडियो देखा करो अपने करेक्ट सिविल के, और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, वहीं। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। और कर भला हो भला में इतना ये भी, और भी अगर कोई बच्चा आरएस की तैयारी कर रहा हो, जिसको ना पता हो इन क्लासों के बारे में, किस चीज के बारे में, तो उसको जरूर जरूर बताया करो। भगवान देख रहा है ना, आप लोगों का भला जरूर होगा। ओके, जय हिंद। इतना सुनने के लिए, कोई डाउट हो कमेंट कर देना आप, ठीक है। ओके जी।